नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मेरी तलब का चांद और इसकी राइटर है फराह भुट्टो। होपफुली कि आप लोग नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जैसे कि मुल्क के हालात हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए। जंग का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान दोनों तरफ से अवाम का होना है और इसमें कोई हार जीत वाली वो बात नहीं है। उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और बाकी जितने भी नॉवेल्स आप लोगों ने अब तक सुने हैं वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करके रखे थे और आज मैं ये नावल रिकॉर्ड कर रही हूँ। होपफुली कि आज ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके साथ बस क्या कहें, आप दुआ कीजिए। आप सब लोग, अल्लाह सबको हिदायत दे। इसमें कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर लड़ाई होती है या कोई जंग होती है तो नुकसान हमारा ही है। तो अल्लाह दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को अक्ल दे, उनके जो क्या कहते हैं कि आर्मी को अक्ल दे कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बाकी बस आजकल यूनिवर्सिटी में भी छुट्टियां हैं लेकिन हम हॉस्टल में रह रहे हैं। तो यही था कि रिकॉर्डिंग कर लूँ अब मैं आप लोगों के लिए कुछ नॉवेल्स, ताकि टाइम थोड़ा अच्छा स्पेंड हो जाए, मुझे थोड़ा गैप मिल जाए। इसके साथ ही मैं कुछ क्या है कि बहुत सारे काम हैं, अभी अपना थीसिस वगैरह लिखना है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है मुझे। तो टाइम मैनेज करना पड़ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो साथ में आप लोगों को मैं एक सिलसिलेवार नावल भी दे रही हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो है दिल दिया दहलीज़। बहुत बहुत ऑसम किस्म का नावल है और वो बहुत ओल्ड नावल है लेकिन उसकी कहानी इतनी मैच्योर है, इतनी मतलब इतनी रिलेटेबल लगती है ना कि आप कहते हैं यार ये तो आजकल की ही बात हो रही है। तो वो बहुत अच्छा लिखा है राइटर ने, बहुत मैच्योर स्टाइल था उनका राइटिंग का और मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। जो नहीं सुन रहे हैं उनको बता दूँ 3 एपिसोड इस चैनल पर हैं, बाकी के एपिसोड्स मैंने बुक्स फॉरएवर चैनल पर शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सुन सकते हैं बाकी के एपिसोड। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। वो मोबाइल पर फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी। दोस्तों की मुख्तलिफ पोस्ट्स पर लाइक्स और कमेंट्स करती उसकी उंगलियां एक पोस्ट पर आकर थम सी गई। निहाल ने सिविल इंजीनियरिंग का इम्तिहान नुमाया नंबरों से पास कर लिया था। इस पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स की भरमार थी। निदा ने कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिखने की बजाय स्टिकर्स का ऑप्शन दबाया। फूलों वाले कहीं स्टिकर्स नज़रों के सामने आ गए। उसने मुबारकबाद वाला स्टिकर दबाया तो गलती से लव यू वाले स्टिकर से अंगूठा जा टकराया और आनन फानन वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट हो गया। निदा घबरा गई, अभी डिलीट करने वाली थी कि लाइट जाने से वाईफाई बंद हो गया। अल्लाह, अब क्या करूं, नेट पैकेज भी ख़त्म है। वो बेबसी से रोने वाली हो गई। उफ, वो बदतमीज़ देखेगा तो क्या सोचेगा और दूसरे लोग देखकर क्या समझेंगे। वो बेचैन हो गई और लाइबा को फ़ोन मिलाया। लाइबा, एक मसला हो गया यार। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही वो फ़ौरन बोली, तुम्हारे साथ कब मसला नहीं होता। एक संजीदा गमगीन आवाज़ उभरी तो वो मज़ीद कुछ न बोल सकी। लाइबा कहाँ है? निदा ने धीमी आवाज़ से पूछा। दिल में तो पंखे लगे थे, ना सलाम ना दुआ। कॉल करने का भी कोई तरीका होता है? मुंतीम ने साबका अंदाज में जताया। अस्सलाम वालेकुम मुंतीम भाई, प्लीज़ लाइबा को सेल दे। उसका बस नहीं चल रहा था। मोबाइल के अंदर घुसकर लाइबा के पास जा पहुँचे। वो स्टडी कर रही है, मुंतीम ने खुश्क लहजे में बताया तो निदा ने मुंह लटकाकर फ़ोन बंद कर दिया। लाइबा मेडिकल के 2nd ईयर में थी। ये वक्त उसकी पढ़ाई का था और उसका फ़ोन पढ़ाई के वक्त उसके पास नहीं होता था। वो सब्र का घूंट पीकर रह गई और चश्मे तसव्वुर से निहाल को अपने कमेंट पर खुशी से निहाल होते देखने लगी। उफ, वो बदतमीज़ तो भंगड़े डाल रहा होगा। निदा को एक बार फिर बेचैनी ने घेर लिया। दफतन उसका मोबाइल बजने लगा। निहाल कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था। निदा ने कड़े दिल से कॉल अटेंड की। आज तो दिल खुश कर दिया डियर, वो छूटते ही बोला। गलती से मुबारकबाद की बजाय वो स्टिकर चला गया। अब तुम डिलीट कर दो प्लीज़, वो थोड़ी लजाजत से बोली तो निहाल ने कहका लगाया।
गलती है तो हसीन गलती है, वो मज़े से बोला। निदा को तब चढ़ गई और उसने कॉल काट दी। बदतमीज़ ना हो तो, वो तनफन करती मोबाइल को बेड पर उछाल कर जैसे ही कमरे से निकली एकदम बिजली वापस आ गई। वो बेताबी से पलटी और बेड से सेल उठाकर फेसबुक खोली और नेहाल की पोस्ट पर अपना कमेंट ढूंढा। इतनी सी देर में उसके कमेंट को 12 लाइक्स मिल चुके थे। नेहाल ने जवाब में लव यू टू का जवाब खूबसूरत स्टिकर भेजा था। इस स्टिकर के नीचे मुख्तलिफ मायनी खेज इमोजीज का तांता बंधा था। निदा शर्मिंदगी से अर्क हो गई। जल्दी से कमेंट को डिलीट किया, लेकिन अब ये अमल बेफ़ायदा महसूस हुआ। इतने में लाइबा कॉलिंग स्क्रीन पर चमका तो उसने बाजुलत कॉल उठाई। हाँ निदा, मुझे कॉल की तुमने? वो छूटते ही बोली तो निदा को ताव चढ़ा। तुम एक तहजीब याफ्ता बंदे की बहन होकर भी तमीज़ से बिल्कुल आ रही हो। कॉल अटेंड करते ही सलाम दुआ करते हैं, फिर मुद्दा पूछते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली तो लाइबा हंसती। मुंतीम भाई से बात हुई है, तभी मिर्चें चबा रही हो। हाँ, पढ़ाकू फैमिली की पढ़ाकू लड़की। तुम तो मेरी इमरजेंसी के वक्त किताबों में घुसी हुई थी। निदा को नए सिरे से गम सताया। मामला क्या था? मुंतीम भाई के बकौल बहुत बेचैन थी तुम। लाइबा के इस्तफसार पर उसने लब काटे। और ये गलती हो गई। नेहाल की रिजल्ट वाली पोस्ट पर कांग्रेट्स के कमेंट की बजाय लव यू वाला कमेंट भेज दिया। अभी डिलीट कर रही थी कि लाइट चली गई। नेट पैकेज भी ख़त्म था। तुम्हें कॉल मिलाई कि मेरे अकाउंट से जाकर डिलीट कर दो, तो तुम पढ़ाई में मसरूफ़। सो वो कमेंट सबने देखा और नेहाल की छिछोरी टाइप खुशी अरूज पर पहुंच गई। निदा ने मुँह बसूरते अपना कारनामा बयान किया तो लाइबा हैरत से सुनती रही। फिर उसके मुंह से हंसी का फव्वारा छूट गया। निदा, तुम भी ना पूरी फिल्म हो। हाँ हाँ, वो हंसती रही। मैं क्यों फिल्म हूँ भला? एक छोटी सी गलती ही तो हुई है, वो बुरा मानकर बोली तो लाइबा ने अपनी हंसी काबू की। यार, खुद ही कहती हो निहाल को सर नहीं चढ़ाना और अब उसको तुमने आसमान पर पहुंचा दिया। लाइबा ने उसका मखसूस जुमला दोहराया। मैंने जानकर तो नहीं किया ना, निदा ने अपना दफा किया। खैर है निदा, वो तुम्हारा मंगेतर है, लाइबा ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। हाँ मंगेतर है। मंगेतर ऐसे होते हैं, हर वक्त दूसरी लड़कियों का जिक्र कर करके मेरा दिल जलाता रहता है। फेसबुक पर फीमेल फ्रेंड्स की भरमार है। यूनिवर्सिटी में भी कहीं चांद चढ़ाए हैं। ना सिर्फ गर्लफ्रेंड्स बनाता है बल्कि उन दोस्तों की सारी तफसीलात मुझे सुनाता है, ये सोचे बगैर कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। निदा बात करते हुए रो पड़ी तो लाइबा तड़प उठी। उफ निदा जानी, अब रो तो मत। वो लाओबाली से लड़का, आजकल तो वैसे भी ये एक आम बात है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ उठते बैठते हैं तो लड़के लड़की में बातचीत तो हो ही जाती है। वो तुम्हें जलाने को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, उसने अपनी मासूम सी दोस्त को तसल्ली दी। मुंतीम भाई भी तो हैं, सारी ज़िंदगी को एजुकेशन में पढ़े, डॉक्टर बन गए, कभी इस तरह छछोरपन नहीं देखा। कोई सिलेक्शन होती है। निहाल किसी एक लड़की की बात करे कि उसमें कुछ बहुत अच्छा है तो मैं कसम से बुरा ना मानूं, लेकिन ये तो राह चलती लड़की को भी दिल दे देता है। निदा की आखिरी बात पर लाइबा की हंसी निकल गई। वैसे मुंतीम भाई की तारीफ़ कर रही हो आज, कमाल नहीं हो गया? लाइबा ने बात बदली। हाँ तो उनकी अच्छी आदत है ही तारीफ़ के लायक, बाकी वो बिला वजह जो रोब झाड़ते हैं वो बात मुझे पसंद नहीं। निदा ने साफ कोई से कहा। वाह मेरी दोस्त, अच्छी बात चाहे दुश्मन की ही हो बयान कर देना बड़े जिगरे का काम है। अब ऐसे वो मेरे जानी दुश्मन भी नहीं, बस उनके मिजाज से खाइफ रहती हूँ। निदा रसान से बोली थी। सही, अब मेरे लायक क्या हुक्म है? लाइबा ने पूछा तो निदा ने दांत किचकिचाए। तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि परेशानी में बर वक्त मेरी मदद ना करने पर तुम छत की पानी वाली टंकी में डूब मरो, उसने बेमरोवती से कहकर कॉल बंद की थी। दूसरे रोज़ शाम के वक्त निहाल उनके घर आदम का। निदा बेड पर तकिए से टेक लगाए लैपटॉप टांगों पर रखे अफसाना टाइप करने में मगन थी जब निहाल ने आगे बढ़कर लैपटॉप को बंद कर दिया। अरे मेरी स्टोरी, निदा बेख्तियार चीखी थी। जाने दो फर्जी कहानियाँ और मुझे देखो, तुम्हारा सच्चा किस्सा हूँ मैं, निहाल ने सामने बैठते कहा तो निदा ने नाराज़ी से उसे देखा। कल तो मज़ा ही आ गया। तुम्हारे कमेंट पर जोया, फ़िज़ा और हीरा तो बाकायदा मुझसे रूठ गई। मुझे बारी बारी उनको मनाना पड़ा। हस्बे आदत निहाल ने निदा का दिल जलाकर खाकस्तर कर दिया। वो तुम्हारी होती सोती क्यों रूठ गई? क्या तीनों को तुमने इज्तिमाई ब्याह रचाना था? निदा तपे हुए लहजे में बोली। हाँ, इज्तिमाई तो नहीं, मगर इनफरादी तौर पर वो तुम्हारे मंगेतर से शादी की ख्वाहिशमंद है। निहाल ने कहका लगाया। तो कर लो फिर एक साथ तीनों से शादी, मेरी जान छोड़ो। निदा बुफर उठी। यार शादी तो कर लूँ, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम भी तो शौकने बर्दाश्त नहीं कर सकती ना? वो कुछ झुककर एक आंख दबाकर बोला। सख्त जहर लग रहे हो निहाल। निदा बेड से उतरी।
अरे रुको तो हसीना, तुम्हारे होते मैं किसी और से किस तरह शादी कर सकता हूँ। निहाल ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठाया। अफेयर्स तो चला सकते हो ना, और बाखूबी चला भी रहे हो। ना सिर्फ चला रहे हो बल्कि बबांग दहल बता भी रहे हो। निदा गुस्से से फट पड़ी और अपना हाथ निहाल से छुड़ाया। अब वो तो ऐਵੇਂ दिल पशोरी करता हूँ, आज के ज़माने में कौन नहीं करता। ये भी तो सोचो कि तुम्हें सब बता देता हूँ। कोई माई का लाल ऐसा करता है, सब छुपा छुपा कर दोस्तियाँ करते हैं। निहाल ने मामूल के लहजे में कहा। तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। निदा ने आंसुओं को अंदर उतारते फिर सवाल किया। निहाल ने नफ़ी में सर हिलाया। निदा ने एक बार फिर इसी अजियत को दिल पर महसूस किया। सब करते हैं। निहाल का जवाब वहीं था। सब ऐसे नहीं होते निहाल, कुछ बा किरदार भी होते हैं। निदा ने भीगी आवाज़ में कहा। अच्छा, तुमने देखा है ऐसा कोई सो कॉल्ड बा किरदार बंदा इस दौर में? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। हतीम भाई है ना, गुड करैक्टर। निदा ने बेसाख्ता हतीम का नाम लिया। कितनी लकी होगी वो लड़की जिसको वो मिलेंगे। निहाल ने नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा जैसा नज़र आता हो वो वैसा ही हो, वो संजीदगी से बोला। अच्छा, यानी तुम जैसे लूज़ करैक्टर नज़र आते हो वैसे नहीं हो। निदा फ़ौरन बोली। मैं लूज़ करैक्टर हूँ? कुछ तो शर्म करो, अपने मुस्तकबिल करीब के शौहर के बारे में ये बयान दे रही हो। तुम्हारी हरकतों को देखकर तुम्हें शरीफ बाकिरदार लड़के का मेडल तो नहीं पहना सकती, वो चिढ़कर बोली। ठीक है, मेरी दोस्तियां हैं लड़कियों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेड करैक्टर हूँ। हाँ, मैं मुनाफिक नहीं, जैसा हूँ सबके सामने हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी बात पर निदा फीका सा मुस्कुराई। अजीब मोहब्बत है जिसमें सामने वाले के जज्बात को बेदर्दी से रौंदा जा रहा है। दुनिया के मंगेतर जब एक दूसरे से मिल बैठते हैं तो अपनी बातें करते हैं, और यहाँ हम जब मिलते हैं तुम अपनी दोस्तों को डिस्कस करने बैठ जाते हो। तो यार, तुम भी तो वैसे ही लिफ्ट नहीं करवाती मुझे, ना खुद प्यार करती हो ना किसी को करने देती हो, वो जोमानी अंदाज में बोला। मुझे लिमिट्स में रहना अच्छा लगता है। निदा एकदम संजीदा हुई। तो ठीक है, रहो लिमिट्स में, फिर मुझसे शिकायत भी मत करो, वो कठोरपन से बोला। तो निदा को भी गुस्सा आ गया। मेरा दिल जलता है निहाल, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी तो जल जल कर कोयला हो जाऊंगी। मेरे बस में होता तो तुम्हारे जैसे मिजाज का लड़का भी कभी मुंतखब ना करती। वालिदैन बाज़ औक़ात जुल्म ही कर देते हैं बचपन में रिश्ते जोड़कर, बड़े होकर कोई किस आदत का निकले कुछ पता नहीं होता। निदा ने बहुत अरसे से दिल में उठती खौलन को बाहर निकाला तो निहाल हैरत से उसे देखने लगा। हमारी मंगनी तुम्हें एक गलती लग रही है। अगर तुम्हें इंतखाब दिया जाता तो तुम अपने जैसा कोई पारसा मुंतखब करती, वो चबा कर बोला। तो निदा को अपने कुछ गलत बोल देने का एहसास हुआ। मेरा मतलब है निहाल, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी बात का मतलब, अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। गुड बाय, निहाल ने उसकी बात काट कर कहा और कमरे से बाहर चला गया। निदा सर पकड़ कर बैठ गई। फिर वो रात का खाना भी ठीक से ना खा सकी। रह रहकर अपनी हद दर्जा की साफ गोई पर पछताती रही। फिर सोचती भला कब तक अपने जज्बात दबा कर बैठी रहती। अब कम अज़ कम उसे एहसास तो होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। फिर निहाल की नाराज़गी का ख्याल आता तो बेचैन हो जाती। वो किसी को खुद से खफा नहीं देख सकती थी, और ये हसासियत ही थी जिसने उसको तमाम रात बेकल रखा। अगले दिन वो ताया के पोर्शन में आई तो यहाँ हंगामा बरपा था। रिमशा आपी और लाइबा बड़ी बड़ी चादरों से अपने जिस्म और चेहरे अच्छी तरह लपेटे दीना बाजी की बच्चियों को गोद में उठाए तकरीबन झला रही थी, जो हलक फाड़ फाड़ कर मम्मा मम्मा की गर्दान किए जा रही थी। मैं मम्मा हूँ तुम्हारी चंदा, रिमशा ने 2.5 साला अदन को बीना बाजी की आवाज़ निकालकर यकीन दिलाया। तो अदन ने रोने के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिमशा के चेहरे से चादर खींचना शुरू कर दी। अरे क्या कर रही हो चालाक लड़की। रिमशा का आधा चेहरा खुला तो वो बौखला कर उसे ढांपने लगी, मगर तब तक अदन बीबी के शक की तस्दीक हो गई कि चादर में छुपी माँ नहीं खाला है। उसने चीखो पुकार और तेज़ कर दी। अल्लाह, बीना बाजी की बच्चियां तो पूरी आफत हैं। लाइबा को गुस्से के साथ हंसी भी आ रही थी। उसकी गोद में 1.5 साल की हफ्सा भी उधम मचा रही थी। ओह खुदा, मेरे तो बाजू थक गए इसे गोदी में उठाकर। लाइबा से अच्छी खासी सेहतमंद बच्ची संभाली नहीं जा रही थी। लाइए, इसे मुझे दे दें। निदा ने आगे बढ़कर रिमशा से अदन को लिया, जो रो रो कर बेहाल हो रही थी। बीना बाजी कहाँ है? निदा ने हाथों से फिसलती बच्ची को कसकर पकड़ा। अम्मी के साथ दौरे पे निकली हैं। मैं के आकर वो कभी टिक कर बैठती कहाँ हैं? सब रिश्तेदारों से मिलने मिलाने दौड़ती हैं। रिमशा ने चादर सोफे पर फेंकते हुए कहा। फिर बच्चियाँ साथ ले जाती ना। निदा ने दोनों कज़न्स को तरहम अमेज़ नज़रों से देखा।
किसी जानने वाले की ताज़ियत पर गई हैं। लाइबा ने फीडर हफ्सा के मुंह में देते हुए बताया। हफ्सा ने हाथ मारकर फीडर गिरा दिया। निदा को मुस्तकबिल की डॉक्टर्स की ये हालत देखकर गुदगुदी भी हो रही थी, पर खुलकर हंसने में नुक्स से अमन का खदशा था। बीना बाजी निदा की सबसे बड़ी तायाजाद बहन थी, जो अपने खालाजाद कज़न के साथ गांव में ब्याही हुई थी। वो भी डॉक्टर थी, मगर आकिब भाई ने उनको प्रैक्टिस करने ना दी। बीना बाजी को हाउसवाइफ बनने पर ख़ास एतराज़ भी नहीं था। वो बड़ी वडेरन बनकर मज़े में थी। उनकी 3 बेटियां थीं, जो 4-5 माह बाद ननिहाल आती तो खालाओं मामूँ से मानूस ना हो पाती। बीना बाजी सैर व तफरी की शौकीन थी, सो मैके आती तो नित नए प्रोग्राम घूमने फिरने के बनाती रहती। मेडिसिन की पढ़ाई में उलझी हुई रिमशा लाइबा इस बात से बेजार रहती, लेकिन ताया की पहलूटी की औलाद बेटी होने की हैसियत से उनकी बहुत अहमियत थी। बड़ी बहन के आगे तो इकलौते मिजाजदार भाई की भी दाल नहीं गलती थी। अरे, मैं 2 घड़ी के लिए गई और पीछे मेरी बच्चियों को रुला रुला कर निढाल कर दिया। बीना बाजी ने लाउंज में दाखिल होते ही दहाई दी तो तीनों बुरी तरह उछल पड़ी। गज़ब खुदा का, गेट के बाहर तक मेरी शहजादियों के रोने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने झटपट अपनी बच्चियां खींचकर सीने से लगाए। बच्चियां भी माँ को देखकर खामोश हो गई थी। इनका वॉल्यूम ही इतना ऊंचा है, हमारा क्या कसूर? लाइबा ने कंधे उचकाए तो ताई ने घूर कर बेटी को देखा। कैसी हो निदा? आमना कैसी है? ताई ने निदा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। निदा जानी बड़े दिन बाद चक्कर लगाया। बीना बाजी भी प्यार से मिली। तुम्हारी अफसाना निगारी कैसी चल रही है? कितने अफसाने शाया हुए? फिर इश्तियाक से पूछा तो निदा मुस्कुरा दी। इस तरह के सवाल की तवक्को इस घर में सिर्फ बीना बाजी से ही की जा सकती थी। 8 अफसाने, 2 मुकम्मल नावल, निदा ने बताया तो बाजी बेतरह खुश हुई। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे तो अब फुर्सत कम मिलती है, मगर मुझे 2-4 मैगज़ीन दे देना, वापस गांव जाकर पढ़ूंगी। उन्होंने कहा तो निदा ने इस बात में सर हिलाया। आप पढ़कर राय ज़रूर दीजिएगा। एक आप ही हैं जो मेरी इस सलाहियत की हौसला अफजाई करती हैं, वरना हमारी फैमिली में से तो किसी को ज़रा दिलचस्पी नहीं। निदा ने अफसुर्दगी से कहा था। बस चंदा, सबके शौक़ अलग अलग है। हालांकि मुझे शुरू से ही मेडिकल पसंद है, पर डाइजेस्ट भी जम कर पड़े। अतीम बड़ा हुआ तो बहुत चिढ़ता था, पर छोटे भाई की सुनता कौन है। मैं कहती जाकर अपनी बीवी पर रोब जमाना, उसको हाथ न लगाने देना, मैं तो पढ़ूंगी। वो गुजरे दिनों को दोहराकर खिलखिलाई थी। अब अतीम ने छोटी बहनों को खींच कर रखा है, किसी एक्स्ट्रा सरगर्मी में इन्वॉल्व होने न दिया। बस मेडिकल सर पर सवार कर दी दोनों के। वो रिमशा और लाइबा को देखकर अफसोस से बोली तो दोनों ने मजलूम से चेहरे बना लिए। ना चंदा, दिल बुरा ना करो, कल का प्रोग्राम डन है ना? निदा, तुम भी तैयार रहना कल शाम को। बीना बाजी ने ऑफ़र की तो निदा ने सर हिलाया। जाना कहाँ है? रिमशा ने अहम सवाल किया। आवारा गर्दी करने, बीना बाजी ने कहका लगाया। फिर चाची से बातों में मसरूफ़ हो गई। निदा ने मौका गनीमत जानकर लाइबा का हाथ थामा और उसके बेडरूम में चली आई। हाँ, अब सुनाओ नई ताज़ी। लाइबा जानती थी उसे कोई नई बतानी है, तभी खींच लाई है। क्या नई ताज़ी? निदा ने लंबी सांस ली। लाइबा के इस्तफसार पर कल की टेंशन चेहरे पर दर आई थी। आंखें एकदम छलक गई। लाइबा ने परेशानी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है निदा? ज़ुकाम। निदा ने नाक रगड़ते नज़रें चुराई। तुम जानती हो तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, फिर बोलने की कोशिश क्यों करती हो? चलो जल्दी बताओ, क्या बात हुई है? लाइबा ने उसका बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया तो निदा लब काटने लगी। वो कल निहाल के साथ मेरी, निदा ने मुख्तसर सारी कहानी कह सुनाई। तो अब मौसूफ को गुस्सा चढ़ा है? लाइबा ने लंबी सांस खींची। खुद ज़माने भर की आवारगियाँ करता फिरे, तुम जल जल कर मर जाओ उसकी बला से। कोई परवाह नहीं, मंगेतर कैसा साथ की, और ज़रा सा आईना दिखा दो तो बुलबुला उठते हैं हजरत। अच्छा किया तुमने जो अतीम भाई की मिसाल दी। ख़ानदान के सब लड़के उसकी तरह थोड़ी हैं, और अब रूठा रहने दो उसे। ज़्यादा परवाह करोगी तो हैं को लगेगी उसकी कोई गलती नहीं। उसने निदा के बिखरे बाल संवारे तो निदा फीका सा मुस्कुरा दी। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, ये उम्र क्या तुम्हारे जल जल कर मरने की है? लाइबा ने उसको गले लगाया तो वो सहेली की मोहब्बत पर आबदीदा सी हो गई। अरे अब रो तो मत। लाइबा ने प्यार से उसकी आंखें साफ की। बदतमीज़ लड़का मेरी बहन को इतना रुला रहा है। उससे निहाल पर एक बार फिर ताव आया। अगर वो हतीम भाई के जिक्र से चिढ़ रहा है ना निदा, तो उसको और चिढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा हतीम भाई की तारीफ़ें करो। उसको बावर कराओ कि तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है। फिर देखना वो कैसे जलन और हसद का शिकार होता है, और हसद की आग उसको तुम्हारे लिए अच्छा बनने पर मजबूर कर देगी। लाइबा से प्यारी दोस्त और कज़न का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी तरफ से निहाल को सबक सिखाने के गुर्ज बताने लगी। निदा बगौर उसके मशवरे सुनती रही। लाइबा की बातों से किसी हद तक दिल को तसल्ली मिली थी।
अगले दिन निदा का मूड खुशगवार था। बीना, बाजी, रिमशा और लाइबा के साथ बकौल बीना शहर भर की खाक छानते बहुत मज़ा आया। शाम तक मॉल्स की ब्रांडेड शॉप से अच्छी खासी शॉपिंग भी कर ली गई। अब इरादा फूड कॉर्नर पर धावा बोलने का था कि बीना बाजी को एक मर्दाना शॉप पर हतीम नज़र आ गया। लो जी, हमारे साथ घूमने जाना हो तो साहब बहादुर 100 नखरे दिखाते हैं, यहाँ अकेले अकेले अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। वो अपनी बच्ची निदा को थमाकर खुद हतीम के सर पर जा पहुंची, अपनी धुन में मगन। हतीम बीना बाजी को देखकर चौंक उठा। दुकान के ग्लास वॉल से नजर आते उसके तासुरात और बीना बाजी की चलती जबान उन तीनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बस बस, बहाने छोड़ो और अच्छा सा कुछ खिलाओ हमें। बीना बाजी हतीम का बाजू पकड़कर दुकान से बरामद हुई। वापसी भी अब तुम्हारे साथ ही होगी, वो ऐलान करके एक्सीलेटर की तरफ बढ़ी तो हतीम ने बेचारगी से उनकी पैरवी की। फूड कॉर्नर सेकंड फ्लोर पर था। रिमशा और लाइबा बीना बाजी के साथ एक्सीलेटर पर चढ़ी। निदा ने भी बच्ची गोद में उठाए, पायदान पर पैर रखे। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो झटके से पीठ के बल नीचे पीछे की तरफ लहरा कर गिरी। हतीम जो उन सब के पीछे था फौरन आगे झुका और फर्श पर गिरी। निदा को बाजुओं से खींचकर ऊपर चढ़ती बरकी सीढ़ियों से दूर किया। निदा ने नन्ही अदन को सख्ती से बाहों में जकड़े रखा था। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? बीना बाजी जो फौरन पहुंच चुकी थी, ये मंजर देखकर चीखी। रिमशा और लाइबा बौखलाकर साथ वाली बरकी सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। हतीम ने तब तक बीना बाजी की बेटी निदा से ले ली थी और अब बादल नख्वास्ता निदा को हाथ बढ़ाकर उठने में मदद दे रहा था। एक्सीलेटर पर बैलेंस रखना नहीं आता तो चढ़ती क्यों हो? वो बहुत बिगड़े अंदाज से निदा को घूर कर बोला तो निदा शर्मिंदगी से अरकरक हो गई। पहले ही एकदम गिरने पर दिल दहल गया था, फिर पब्लिक प्लेस पर लोगों की मौजूदगी और स्मार्टफोन से मूवी बना लेने का ख्याल भी सता रहा था। हतीम की बात पर वो रोने वाली हो गई। निदा, तुम ठीक तो हो? अदन, मेरी बच्ची। बीना बाजी ने झपट कर अपनी बच्ची हतीम से लेकर उसे चूमा। कहीं चोट तो नहीं लगी? रिमशा ने निदा को कंधे से लगाकर पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। हालांकि कमर बहुत दर्द कर रही थी मगर हतीम के सामने वो कुछ ना कह सकी। शुक्र सब खैर रही, घर जाकर सदका निकालूंगी, बीना बाजी ने मुतमईन होकर कहा। कुछ भी कीजिएगा, अभी तो यहाँ से चलें, तमाशा बना दिया ख्वामखा। हतीम ऑफ मूड से लिफ्ट की तरफ बढ़ा कि वो दोबारा बरकी सीढ़ियों का रिस्क लेना अक्लमंदी नहीं थी। फिर उसी मूड से उन सबको अच्छा सा खाना खिलाया मगर अब माहौल यकसर बदला हुआ था। बीना बाजी ने हतीम भाई को ख्वामखा साथ ले लिया। अब देखो तो मूड ख़राब किए बैठे। लाइबा ने निदा के कान में सरगोशी की तो निदा ने बगौर हतीम को देखा जिसके वजीह चेहरे पर दुनिया भर की बेजारी तारी थी। चलें अब। खाना खाकर सबसे पहले हतीम ने उठने में पहल की तो ये सब भी उठ खड़ी हुई। फिर गाड़ी में बैठकर घर वापस आने तक खामोशी ही रही। कैसी हो? निहाल ने अचानक आकर चौंकाया था। निदा बालों में हेयर ब्रश फेरती थम सी गई। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? वो उसके चेहरे पर गुजरी बातों का अक्स ढूंढने लगी। मज़े में वो सोफे पर धप से बैठा था। क्या बताऊं, तितलियों के दरमियान हूँ 24 घंटे। वो चटखारा लेकर बोला तो निदा हलक तक कड़वी हो गई। तुमने इंजीनियरिंग की है या फ्लर्टपन में मास्टर्स कर रखा है? वो चीख कर बोली तो निहाल ने कहका लगाया। जल गई ना? शाबाश, जलती रहो, इस बहाने तुम्हारी कैलोरीज बर्न होंगी, निहाल ने मस्खरेपन से कहा। आज तक ऐसा मंगेतर देखा ना सुना जो गैर लड़कियों को इस तरह अपनी मंगेतर के सामने डिस्कस करता हो। निदा बुड़बड़ाई थी। तुम सचमुच वाली मंगेतर बनो तो मैं क्यों इधर उधर मुंह मारी करूं? वो सोफे से उठकर एकदम निदा के मुकाबिल खड़ा हुआ। क्या मतलब? निदा जानती थी अब वो क्या कहने वाला है मगर कसदन अनजान बन गई। अब इतनी बच्ची भी मत बनो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, नेट यूज़ करती हो और रियल फ्योंसी का मतलब नहीं जानती। वो कुछ करीब आया था। देखो निदा, मुझे तुमसे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तभी मैं गर्लफ्रेंड्स बना रहा हूँ, जानती हो ना? निहाल ने अचानक उसके बालों में हाथ फेरा तो निदा करंट खाकर एकदम दूर हटी और बेयकीनी से निहाल को देखा। आज निहाल बहुत खुलकर बात कर रहा था। यही करती हो मेरे साथ? मेरा ज़रा सा छूना तुम्हें नागवार गुजरता है? तुमने मुझे वो प्यार वो केयर कभी दी ही नहीं जो मंगेतर की हैसियत से मुझे मिलनी चाहिए। वो भड़क कर बोला। निदा का दिल लर्ज उठा। कौन सा प्यार चाहिए तुम्हें? जल जल कर खाक हो गई हूँ, रुला रुला कर मार दिया है। वो रूहान सी हुई। तो जान, कौन कहता है रोती रहो? लाइफ एंजॉय करो, कभी घूमने निकलो मेरे साथ, बातें करें दो चार, कुछ दिल की कहें कुछ सुने। निहाल ने उससे नरम देखकर उसका हाथ पकड़ा। निहाल, निदा ने नागवारी से अपना हाथ खींचा। हम निकलते तो हैं घूमने फिरने, सारी फैमिली को लेकर। निहाल ने बुरा सा मुँह बनाया। ऐसा घूमना नहीं, मेरे साथ अकेली चलो, अपने फार्म हाउस पर एक दिन गुजारे भरपूर तरीके से, सिर्फ हम हो और प्यार मोहब्बत की बातें। निहाल ने निदा के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाया। निहाल,
हम इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ इतनी कुर्बत सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होती है। वो ख़ाइफ़ होकर बोली थी। हाँ, लगता नहीं तुम इस ज़माने की लड़की हो। एक पॉपुलर फिक्शन राइटर अपनी स्टोरीज़ में लड़का लड़की को रोमांस कैसे करवाती हो? क्या पिछली सदी की अनछुई और हसरत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तुम्हारे किरदार? निहाल ने कहका लगाकर तन से पूछा तो निदा हैरान रह गई। आज से पहले वो इतना बेबाक कभी ना हुआ था, ना ही कभी इस तरह निदा की लिखारी होने को तंज का निशाना बनाया था। एक राइटर की वैल्यूज़ ही उसकी लिखाई से झलकती हैं और मैं अपनी स्टोरीज़ में मोहब्बत को एक आफाकी जज्बे के तौर पर पेश करती हूँ। जो मोहब्बत की असली असास है वहीं दिखाती हूँ। मेरे किरदार एक दूसरे से बाइज़्ज़त मोहब्बत करते हैं। वो मुस्तहकम लहजे में बोली। अच्छा, तो मैं तुमसे बाइज़्ज़त मोहब्बत नहीं करता। कहीं तन्हाई में मिल बैठकर दो चार प्यार भरी बातें करने से मोहब्बत बेइज्जत हो जाएगी? निहाल ने साबका टोन में कहा। हाँ, इस तरह मोहब्बत रुस्वा ही हो जाती है, अपनी नज़रों में आप गिर जाती है। निदा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम बिला वजह पोज कर रही हो निदा, और कब से करती आ रही हो। मैं फेड अप हो रहा हूँ तुम्हारी सो कॉल्ड पारसाई से। निहाल के चेहरे पर बेजारी छाई हुई थी। निहाल, तुम ऐसे क्यों हो? हमारी फैमिली के दूसरे लड़के भी तो हैं। वो तो ख़ानदान की लड़कियां अपनी इज्जत समझते हैं और तुम। मैंने क्या कर दिया ऐसा कि तुमको अपनी इज्जत खतरे में नज़र आ रही है? निहाल ने दृष्टि से कहा। और ख़ानदान के लड़कों में सर फहरिस्त शराफत के ऊंचे दर्जे पर तुम्हारे हतीम साहब बराजमान होंगे, जिन्होंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा होगा, है ना? वो तमस्खुराना बोला तो निदा ने ताज्जुब से उसे देखा। तमीज़ से बात करो, वो हमारे बड़े कज़न हैं। वो फ़ौरन बोली तो निहाल ने सर झटका। बड़े नहीं, सर चढ़े काओ। हमारे बड़ों ने उनको बहुत सर चढ़ा लिया है। खुद को बहुत ज़हीन और स्मार्ट समझते हैं। ख़ानदान के पहले चश्मो चराग क्या हुए, किंग बन गए वो। निहाल तनफुर से बोला था। खैर छोड़ो ये बातें, फिर चल रही हो ना मेरे साथ? वो एकदम साबका अंदाज में पलटा तो निदा ने हैरत से उसे देखा। नहीं। फिर संभल कर बोली, ओके। निहाल के चेहरे पर तनाव की कैफियत पैदा हुई। बर्दाश्त करो फिर मेरी गर्लफ्रेंड्स और उनसे जुड़े किस्सों को। वो इत्मीनान से बोला तो निदा का दिल डूब कर उभरा था। गुड बाय। निहाल कहकर रुका नहीं और निदा की आंखें नम होना शुरू हो गई। फिर कितने ही दिन वो बेचैन रही। निहाल का ये रवैया मामूल का हिस्सा बन चुका था, मगर उसकी हसास फितरत उसे कबूलने को तैयार ना थी। यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू होने में अभी वक्त था। उधर बीना रोज़ नित नए आउटिंग के प्रोग्राम बनाती तो निदा भी शामिल हो जाती, पर दिल की उदासी कम ना होती। 2000 गज़ पर बने उस कुशादा बंगले में सबके पोर्शंस अगरचे अलग बने हुए थे, मगर दिन रात का आना जाना एक दूसरे के घर लगा रहता। हुसैन मैंशन में 3 भाइयों का ख़ानदान बैक वक्त रिहाइश पजीर था। बड़े एहतजाज हुसैन की 3 बेटियां बीना, रिमशा और लाइबा और इकलौता बेटा हतीम था। दूसरे अयाज हुसैन के 2 बेटे निहाल और तलाल थे और तीसरे फराज हुसैन की एक इकलौती औलाद निदा थी, जो इकलौती होने के बायस बहुत ज़्यादा लाडली और इससे ज़्यादा हसास थी। एक चचा दुबई में अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ मकीम थे। अयाज हुसैन और फराज हुसैन की बीवियां सगी बहनें थीं, सो दोनों बहनों में कुर्बत कभी देवरानी जेठानी के रिश्ते से बढ़कर थी। उनकी फैमिली में ख़ानदान में शादियां करने का रिवाज था, मगर रिश्ते बचपन में नहीं जोड़े जाते थे। निदा की पैदाइश पर रिवायत बदली और बड़ी बहन ने बहुत मान से छोटी बहन से बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई गुंजाइश ना थी, 2 तरफा रिश्ता था। यूँ खालाजाद और चचाजाद कज़न बचपन की मंगनी में बंध गए, मगर शऊर की आंख खुलते ही निदा ने अपने और निहाल के माबैन इस नाजुक रिश्तों को एक अजियत की तरह महसूस किया था। वजह निहाल का बेहद बोल्ड मिजाज था। वो नौजवानी में कदम रखते ही निदा को अपनी ज़ाती मलकियत समझने लगा, जिस पर वक्त से पहले ही अपना कब्ज़ा जमा लेना चाहता था। वो सगा चचा ज़ाद था, एक ही घर में रहता था, महज पोर्शन अलग थे। हर वक्त का साथ उठना बैठना, ऐसे में वो निदा को जहाँ तन्हाई में देखता घेर लेता और रोमांस झाड़ना शुरू हो जाता। निदा अलग मिजाज की लड़की थी, उसको हदूद से निकलता ये मंगेतर बिल्कुल अच्छा न लगता। वो निहाल से कतराने लगी, इससे नरम लहजे में बात करना छोड़ दिया। उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ता। मामला अजीब था, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। बहन कोई थी नहीं, ले दे के चचाजाद बहन लाइबा को थोड़ा बहुत हाल दिल सुना लेती, पर खुलकर फिर भी न बता पाती। वक्त कुछ आगे बढ़ा तो निहाल दूसरी लड़कियों से दोस्तियां गांठने लग गया। अब निदा को दूसरी तरह तंग करने लगा। रोज़ नई लड़कियों के नए किस्से, जहां निदा नज़र आती शुरू हो जाता। निदा चिढ़ती चीखती कुछ भी करती, निहाल बाज ना आता। ज़्यादा गुस्सा करने पर एक ही जवाब, तुम लिफ्ट नहीं करवाती तो क्या करूं? और निदा को इस लिफ्ट का मतलब अच्छी तरह मालूम था, सो चिपकी रहती।
इसी ज़हनी अज़ियत में उसकी तवज्जो लिखने की तरफ मबज़ूल होती। निदा का ज़हन भटका। वो कमाल के अफ़साने लिखने लगी। बीना बाजी के इसरार पर एक इदारे में अफ़साने भेज दिए और पहले ही माँ एक अफ़साना छप गया। फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। ज़िंदगी का जमोद छटा, अपनी पहचान मिली, सोचों का धारा बदला। वो फारिग औकात में कागज़ कलम से रिश्ता जोड़ती तो ख़ुद की भी खबर न रहती, मगर इस सुकून में निहाल का फेंका पत्थर तलातुम पैदा कर देता था। वो उसे इस तरह ज़िच करता कि वो तड़प कर रह जाती। कुछ दिनों से मौसम सुहाना हो गया था। सुबह सवेरे काले बादल आकाश पर छा जाते और बारिश शुरू हो जाती। निदा को ये मौसम बहुत भाता था। उसकी अफसुर्दगी किसी कोने में जा छुपी। मौसम की जौलानी देखकर बीना ने फ़ौरन पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया। फैमिली के साथ फार्म हाउस में एक भरपूर दिन गुजारने का आइडिया सबको पसंद आया। उनकी आबाई ज़मीनों पर बना ये खूबसूरत फार्म हाउस अक्सर उनकी पिकनिक का मरकज़ बनता रहता था। इस खुशगवार सुबह हुसैन मैंशन में आउटिंग पर जाने की हलचल मची थी। निदा लाइबा वालों के पोर्शन में आई तो वो अभी तैयार हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम ताया। वो लाउंज में बैठे एतजाज़ हुसैन के पास आकर बैठी। अरे हमारी बच्ची आई है, कैसी हो? वो खुशदिली से बोले। बिल्कुल ठीक। फराज नहीं जा रहा? उन्होंने बाबा का पूछा तो निदा ने नफ़ी में सर हिलाया। बाबा की तबीयत कुछ नासाज थी। इतनी देर हो गई है, तुम लोगों की तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं? हतीम अपने कमरे से बाहर आया। वो काले रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस था। गंदमी चेहरे पर खड़े तीखे नकूश में इतनी जाज़बियत थी कि उन पर सजे मगरूर तासुरात भी भले लगते। निदा ने महवियत से उसका बेनियाज अंदाज देखा। वो निदा के पास पड़ी मेज़ पर झुककर अपना सेल चार्जिंग से निकाल रहा था। मैं मज़ीद 10 मिनट भी नहीं रुकूंगा। जिसको चलना है चले, वरना बैठा रहे। वो आवाज़ बुलंद बोला। हतीम तुम बस घोड़े पर सवार हो, बीना बाजी खफकी से बोली। हवा के ताया ने हंसकर लुकमा दिया। बाबा आप इन सबको अपनी कार में लेकर आइए, मैं अकेला ही जाता हूँ। हतीम ने नाराज़ी से कहा। बस भाई चल रही हूँ ना। निदा तुम हमारे साथ आ जाओ, बीना बाजी ने चादर ओढ़कर कहा। हतीम ने कार की चाबी उठाई और बाहर निकला। बीना बाजी के साथ निदा ने भी उसकी तकलीद की। पोर्च की तरफ जाते निदा ने निहाल को अपने पोर्शन की खिड़की में खड़े देखा। उसके चेहरे के नाराज़ तासुरात निदा को दूर से भी दिखाई दिए। रात को उसने फ़ोन पर निदा को अपनी कार में चलने की ऑफ़र की थी, जो निदा ने रद्द कर दी, और अब वो हतीम के साथ निदा को जाते देख रहा था। पोर्च में आकर ये तीनों गाड़ी में बैठे तो हतीम ने गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाली। अभी कुछ दूर गए थे कि बीना बाजी ने वापस चलने को कहा। क्यों, क्या हुआ? निदा और हतीम ने बैक वक्त पूछा। वो हदन को वॉशरूम जाना है। तुमने इतनी जल्दी की कि बच्ची को तैयार करके बस उठा लाई। बीना बाजी ने इल्ज़ाम हतीम के सर दिया तो वो तने व तासुरात से गाड़ी मोड़कर घर ले आया। बीना बच्चियों को लेकर अंदर दौड़ी। अभी तक दूसरी गाड़ियां पोर्च में खड़ी थी। उफ, हतीम भाई को कितनी जल्दी हर बात की। निदा ने कोफत से फ्रंट सीट पर बरजमान हतीम की पुश्त देखी, जो हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। आ रही हूँ, ज़रा सब्र नहीं। बीना बाजी दोनों बच्चियों को लिए आई तो चेहरे पर खफगी छाई थी। आप पहले ही अपने काम निपटा लिया कीजिए, हतीम ने भी ऑफ मूड से कहा और गाड़ी झटके से बढ़ाई। बस तुम्हें ही जल्दी का भूत सवार है। रिमशा लाइबा तो अभी चेंज कर रही थी और बाबा इत्मीनान से बैठे थे। तुम पता नहीं किस पर चले गए हो, नचा के रख दिया। इससे अच्छा तो मैं बाबा के साथ चली जाती। जवाबन बीना बाजी ने हतीम को आड़े हाथों लिया। वो लब भिंच कर बैठा रहा। निदा ने फ्रंट मिरर से उसका तना हुआ चेहरा देखा। अरे मेरी चादर तो वहीं रह गई। अचानक बीना बाजी ने दुहाई दी तो हतीम ने झटके से ब्रेक लगाए, फिर मुड़कर पीछे देखा। दुपट्टा तो है ना? वो बीना बाजी को देखकर बोला। हाँ, मगर मैं चादर लेती हूँ, वॉशरूम में रह गई। वापस चलो, बीना बाजी ने कहा तो हतीम ने गुस्से के घूंट भरे और गाड़ी मोड़ी। मैं बस अभी आई। वो बच्चियों के साथ फिर उतर गई। बीना बाजी भी बस बीना बाजी है, मजाल है हतीम भाई के रोब में आए। वो सोचकर मुस्कुरा दी। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हतीम ने बैक व्यू मिरर से देखकर कहा तो निदा ने फ़ौरन लब खींच लिए। ये बाजी भी। वो गेट पर नज़र करके बनाया था, फिर उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया। निदा ने अपने कान बंद कर लिए। हम यहाँ फारिग बैठे, ख्वार कर रखा, अब आ ही रहे बाबा के साथ। हतीम ने बुड़बड़ाकर कार स्टार्ट किया और गियर बदला। आनन फानन गाड़ी सड़क पर फराटे भरने लगी। निदा ने हक्का बक्का होकर ये मंजर देखा था। हतीम भाई बीना बाजी को तो आने देते। वो बौखलाकर बोली। तुम चुप रहो, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। जवाबन हतीम गुस्से से बोला तो निदा दबक कर बैठ गई। फिर मोबाइल बजा तो निदा ने कॉल अटेंड की। उधर खाली सड़क मुंह चढ़ा रही है, कहाँ हो तुम लोग? बीना बाजी नाराज़ी से बोली थी। वो बाजी हम वहाँ से निकल आए हैं, निदा ने आहिस्ता से कहा। क्या, मुझे छोड़कर? बीना सदमे से चिल्लाई थी। निदा ने घबराकर फ़ोन काट दिया और हतीम को देखा जो रैश ड्राइविंग कर रहा था। विंड स्क्रीन पर बरसात की बूंदें तवातुर से बरस रही थी। हतीम ने कार वाइपर चला दिया।
बारिश रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी थी। निदा मौसम एंजॉय करने की बजाय फिक्रमंद हो गई। न जाने पीछे वो कब निकलेंगे। कह भी रहा था मौसम का भरोसा नहीं, कब बारिश तेज़ हो जाए। जल्दी चलो मगर नहीं। हतीम ऊंची आवाज़ में बुड़बड़ाया था। निदा शीशे के पार बारिश का दबाव बढ़ते देखती रही। हतीम की उजलत अब समझ में आ रही थी। फार्म हाउस पहुंचने तक बारिश बेकाबू हो चुकी थी। चौकीदार के गेट खोलते ही हतीम ने तेज़ी से गाड़ी अंदर की। दोनों कार से बाहर आए तो पानी की बौछार ने इस्तकबाल किया। निदा दौड़कर बरामदे में आ गई। दिन में ही गहरा अंधेरा छा गया था। निदा ने सेल से बीना का नंबर मिलाया मगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। उसने बारी बारी अम्मी, लाइबा और चाची को कॉल मिलाई पर किसी से राब्ता ना हुआ। निदा अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? हतीम ने रोका तो वो अंदर चली आई। लाइट हाल बन जा चुकी थी। यूपीएस चल रहा था। वो आरास्ता और पैरास्ता खूबसूरत से लाउंज में आकर बैठ गई। चेहरे से परेशानी हवदीदा थी। हतीम फ्रेश होकर आया तो उसे खामोश बैठे देखा। क्या हुआ? मुंह पर 12 क्यों बजा रखे हैं? वो सामने सोफा पर बैठकर बोला। सब पीछे रह गए, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, न जाने कब यहाँ पहुँचेंगे। वो ग्लास वॉल पर फिसलती पानी की लकीरों को देखकर बोली। अब कहाँ पहुँच सकेंगे? रास्ते में फंस गए होंगे या शायद तेज़ बारिश देखकर निकले ही ना हो। हतीम ने लापरवाही से कहा तो निदा का दिल लर्जा। तो हम भी वापस चलें? वो जल्दी से बोली। हतीम ने उसे यूं देखा जैसे दीवाने को देखा जाए। दिमाग तो नहीं चल गया? इतनी तेज़ बारिश में वापस चलें? मेरा मतलब है जब रुक जाए तब। निदा ने लब काटते वजाहत दी। लेकिन इम्कान नज़र नहीं आ रहा। हतीम ने भी ग्लास वॉल को देखा। फिर वो उठकर किसी कमरे में चला गया। निदा बार बार सेल से कॉल मिलाती पर नेटवर्क हनूज ख़राब मिलता। शाम के 6 इसी तरह बज गए पर बारिश की रवानी में फ़र्क ना आया। अब तो बिजली भी खूब चमक रही थी। आओ खाना खा लो। हतीम की आवाज़ पर वो चौंकी। वो एक ट्रे मेज़ पर रख रहा था। ये अपने अल्लाह रखे ने बनाया है। वो आस्तीन फोल्ड करके बिस्मिल्लाह कहकर रोटी तोड़ते हुए बोला। तो निदा को उस पर रश्क आया। यहाँ वो मुख्तलिफ अंदेशों में घिरी हुई थी और वो मज़े से बैठा था। खाओ भाई। हतीम ने चंगेर सिरकाई तो निदा ने खाना शुरू किया। अल्लाह करे बारिश जल्द रुक जाए। वो दुआएं भी मांग रही थी। अभी खाना ख़त्म किया था कि यूपीएस बंद हो गया। ओहो, मैं जनरेटर ऑन करवाता हूँ। हतीम ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और उठकर बाहर चला गया। निदा ने अपने सेल की टॉर्च जलाई। काफ़ी देर तक जनरेटर स्टार्ट करने की आवाज़ें आती रही। फिर हतीम की झुंझलाई आवाज़ सुनाई दी। जनरेटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? साहब, जनरेटर की टैंकी तो पेट्रोल से बिल्कुल फुल है। अल्लाह रखा घबरा कर बोला। पेट्रोल भरकर तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। इसकी मेंटेनेंस कौन चेक करेगा? महीनों से बंद पड़ा है तो वक्फे वक्फे से खुद चला कर देख लिया करो। यूपीएस मिल गया तो हाथ झाड़ कर बैठ गए। हतीम ने उसे बुरी तरह झाड़ा। बहुत ज़ोर आजमाई करने के बाद वो तनपन करता वापस लाउंज में आया। लापरवाह नौकरों से बंदा यूं ही अच्छा। ये चले हैं देख रेख करने। वो ऑफ मूड से सोफे पर बैठा था। निदा खामोश सुनती रही। कितनी ही देर गुजर गई। तुम अंदर जाकर सो जाओ। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? हतीम ने कुछ मुअत्तदल लहजे में कहा। नहीं हतीम भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। अक्कर जाओगी बैठे बैठे। जाओ सामने बेडरूम में जाकर सो जाओ। उसके इसरार पर निदा उठी। मेरे सेल की चार्जिंग ख़त्म हो रही है। फिर परेशानी से हतीम को बताया। मेरा सेल लेकर चली जाओ। हतीम ने फराग दिली से जवाब मोबाइल उसे दिया। फिर आप अंधेरे में रहेंगे? निदा के सवाल पर वो मुस्कुराया। रह लूँगा। वो सोफे पर सीधा लेट गया। निदा छोटे कदम उठाती बेडरूम में आ गई। साफ़ सुथरा और खूबसूरत बेडरूम। कितना भयानक सा लग रहा है ये कमरा। निदा ने साए साए करते माहौल को महसूस करके सोचा और डबल बेड के किनारे सिमट कर लेट गई। मुख्तलिफ सोचों के बीच न जाने कब आंख बंद हुई पता नहीं चला। अचानक किसी अजीब से एहसास में घिरकर वो झटके से जागी। फिर आंखें फाड़कर चारों तरफ फैले अंधेरे को देखा था। वो उठकर बैठ गई। बारिश की तड़तड़ जारी थी। बादल भी गरज रहे थे। निदा ने सेल उठाया जिसकी रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। खौफ के मारे उसका दिल डूबने लगा। अम्मी, वो बेख्तियार सिसकी। बिजली की ज़ोरदार गरज ने उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। वो सरपट बाहर दौड़ी। लाउंज में अंधेरे में डूबा हुआ था। वो गिरती पड़ती अंदाजे से उस तरफ आई जहाँ हतीम सोया हुआ था। हतीम भाई, निदा की रोती आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर जागा। हाँ, क्या हुआ? हतीम ने उसको देखने की कोशिश की। टॉर्च बंद हो गई है, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। वो रोहानसी होकर बोली। खैर है, अपने घर में भी तो अंधेरे में सोती हो। हतीम ने नींद से भरी आवाज़ में तसल्ली दी। अपने बेडरूम में ड्रीम लाइट ऑन होती है, बिस्तर अपना होता है। निदा ने जैसे अपने डर का दफा किया था। अब मजबूरी है, क्या करे, थोड़ा बहादुर बनो। हतीम उठकर बैठ गया। बिजली ज़ोर से कड़की तो हतीम को वो सामने खौफजदा खड़ी नज़र आई।
मुझे अभी घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। निदा ने भीगी आवाज़ में ज़िद की। पागल मत बनो निदा, वो झुंझलाया। मैं बैठा हूँ ना, अकेली तो नहीं हो। आप नज़र ही नहीं आ रहे, निदा ने सादगी से कहा तो हतीम बेख्तियार सर पकड़ा। मुझे देखकर क्या करना है, बस महसूस करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने नरमी से कहकर निदा का हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। अब तसल्ली हुई। उसने निदा का हाथ दबाकर पूछा तो निदा को अचानक ख्याल आया कि इस अंधेरी रात की इस तन्हाई में वह हतीम के इंतहाई करीब बैठी है और इस ख्याल के आते उसके मसामों से पसीना फूट निकला। कितना डर रही हो, पूरा हाथ पसीने में तर हो गया। हतीम ने नरम सी हथेली की नमी महसूस की। निदा खामोश रही। क्या कहती, अब तो दोहरे डर का सामना है। आप सो जाइए, मैंने ख्वामखा आपकी नींद खराब की, उसने आहिस्ता से कहा। अब तो हो गई ख़राब। हतीम ने सोफे से टेक लगा ली। मर्दाना परफ्यूम की खुशबू निदा को डिस्टर्ब करने लगी। दिल बेरब धड़क रहा था। तुम्हारी पल्स की रफ्तार भी बहुत तेज़ है, हतीम ने महसूस किया तो उसकी कलाई थामकर नब्ज़ टटोली। मुझसे डर रही हो, उसने अचानक पूछा था। निदा को झटका सा लगा। बताओ निदा, हतीम ने इसरार किया। हाँ, वो साफ गोई से बोली। हतीम चुप सा हो गया। बिजली एक बार फिर ज़ोर से कड़की और इस रोशनी में निदा का गोरा सरापा चांदनी की तरह चमका। हतीम ने आहिस्ता से निदा का हाथ छोड़ा और कुछ दूर सिरक कर बैठ गया। कितने लंबे खामोशी की नज़र हो गए। ये बारिश कब रुकेगी, निदा ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, हतीम ने एक गहरी सांस ली। अम्मी परेशान हो रही होंगी, एक आपकी जल्दी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, वो नाराज़ी से बोली। जवाबन हतीम खामोश रहा। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। बरसात के ज़ोर में कमी आई थी, निदा ने फ़ौरन महसूस किया। हतीम भाई देखिए, बारिश कम हो रही है। वो ग्लास वॉल की तरफ दौड़ी जहाँ से आकाश पर अब बादल टुकड़ों की सूरज छट रहे थे और फजर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। शुक्र रात गुजर गई, वो सरखुशी से बोली। हतीम भाई घर चलें। वो हतीम के पास आई जो बहुत थका सा सोफ़े की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। चलते हैं, वो सुस्ती से उठा। मेज़ से गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाया। दोनों बाहर निकले तो सूरज की किरणें बादलों को चीर कर निकली थी। धुला धुलाया माहौल बहुत भला लग रहा था। वाह, बारिश के बाद सब कुछ कितना निखर गया है, निदा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। हतीम ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया। वापसी का सफ़र काफ़ी दुश्वार गुजार साबित हुआ। हर जगह बारिश का पानी खड़ा था। हतीम बहुत एहतियात से ड्राइव कर रहा था। आखिर 2 घंटे बाद घर पहुंचे तो निदा दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन अंदर भागी जैसे किसी कैद से रिहा हुई हो। अम्मी लाउंज में आई तो सामने ही सोफ़े पर बैठी माँ पर नज़र पड़ी। निदा मेरी जान, उन्होंने बाहें फैला दी। उनके साथ बीना बाजी बैठी थी। बीना बाजी, आप लोग कहाँ रह गए, फार्म हाउस पहुँचे नहीं, वो सादगी से पूछने लगी। हमने तो अभी कुछ फासला ही तय किया था कि बारिश शदीद हो गई, बाबा उसी वक्त वापस घर ले आए। बीना बाजी मामूल से कुछ संजीदा थी। ओह, निदा ने अफसोस से उन्हें देखा। बाबा की एहतियात पसंदी तो तुम जानती हो, हम समझे तुम दोनों भी लौट आओगे, मगर हतीम भाई गुस्से से इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे कि जल्दी वहाँ पहुँच गए, निदा ने हंसकर कहा। और चच्ची वाले, वो भी आधे रास्ते से वापस आ गए, निदा ने पूछा। तो बाजी ने बुरा सा मुँह बनाया। पहाड़ में गए वो, निदा इस जवाब पर कुछ हैरान हुई। अम्मी नाश्ता बनाया है, अचानक उसको भूख का एहसास हुआ। बना रही हूँ, पहले तुम अपने बाबा से तो मिल लो, रात से परेशान बैठे हैं, उन्होंने कहा तो निदा बाबा के बेडरूम में चली आई। वो बेड पर बैठे हुए थे। बाबा, वो बाप के सीने से लग गई। मेरी बेटी आ गई खैर से, बाबा ने निदा का सर चूमा। हाँ बाबा, बारिश ने बहुत तंग किया, हतीम भाई का गुस्सा तो बस बीना बाजी को छोड़कर चल दिया। और मुझे बताया बीना ने, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, हतीम अपना बच्चा है, मुझे उस पर पूरा एतबार है। वो निदा की पीठ थपथपाकर आहिस्ता से बोले थे। पापा उधर नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकी, आप सब परेशान हुए ना, निदा ने वसूख से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। बिल्कुल परेशानी तो थी। अच्छा मैं देखूँ अम्मी ने नाश्ता बनाया या नहीं। वो फिर बाहर निकल आई। किचन में अम्मी और बीना बाजी सर जोड़े बात कर रही थी। उसे देखकर खामोश हो गई। फिर फ्रेश होकर नाश्ता करके उस पर थकन सवार हुई। अपने रूम में आकर बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सहर पैर में वो बेदार हुई और उठकर खिड़की से बाहर देखा। मौसम आज भी अबरआलूद था। ये वक्त अम्मी बाबा के आराम का था। सुनीता ने अपने लिए चाय का एक कप बनाया और टेरिस पर आ गई और हल्की बूंदाबांदी का लुत्फ लेने लगी। फिर लाइबा की तरफ जाने का ख्याल आया तो नीचे उतर आई। अम्मी सिटिंग रूम में फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। अंदाज गुस्से भरा था। आप कैसी बातें कर रही हैं आपा, निहाल के दिमाग में तो खन्नास भर गया है, आप भी उसका साथ दे रही हैं। अम्मी गालबन चच्ची से मुखातिब थी। निदा ठटकी। कल से उसके तेवर बिगड़े हुए हैं। क्या क्या बक रहा था यहाँ बैठकर, मेरी मासूम बच्ची पर हज़ार
इल्ज़ाम लगा रहा है। हतीम घर का बच्चा है, देखा भाला कोई बदकमाश तो नहीं। उसके साथ अगर इत्फाक से निदा को रहना पड़ गया तो क्या बड़ी बात हुई। मैं अपनी बच्ची पर आंखें बंद करके एतबार करती हूँ, समझिए आप। वो ऊंची आवाज़ में बोली तो निदा का दिल धड़का। ये अम्मी क्या कह रही हैं? निहाल कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है? वो परेशान हो गई। कौन से सबूत पेश करे सच्चाई के? दिमाग तो नहीं चल गया उसका? अम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। निदा घबराकर उनके पास आई। तोड़ दे मंगनी, हम खुशी से ख़त्म करेंगे। ऐसे शक्की मिजाज और जहनी मरीज को मैं अपनी बच्ची देना भी नहीं चाहती। उनका सांस चढ़ रहा था। अम्मी, निदा ने उनके हाथ से मोबाइल ले लिया। चाची कॉल काट चुकी थी। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? निदा ने उनको पानी का गिलास दिया। गज़ब खुदा का, कल से बकवास किए जा रहा और आपा बजाय उस ना खलफ को समझाने के उसका साथ दे रही हैं। उनका जिस्म कांप रहा था। निदा का दिल डूब सा गया। अभी से ये हाल है तो आगे क्या करेगा? हिम्मत तो देखो उसकी, खुद ज़माने भर का आवारा मिजाज। वो कहते कहते खामोश हुई। बहन और देवरानी का दोहरा रिश्ता था। चाहत से तुम्हें मांगा था, मुझसे आपा ने। बड़ा होकर अजीब ही मिजाज का निकला। फिर भी मैं खामोश बैठी थी कि चलो बच्चा है, आगे सुधर जाएगा। मगर असलियत और खुली अब। वो अब गहरी सांस लेते बोल रही थी। तो क्या अम्मी भी उसकी हरकतों से वाकिफ़ थी? निदा ने लब भींचकर सोचा। बेटा तुम परेशान मत हो ना, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करेगा। फिर अम्मी ने उसको अपने सीने से लगाया तो निदा की आंखें भर आई। ख़ानदान भर में ये गर्मा गर्म खबर फैल चुकी थी कि निहाल और निदा की मंगनी टूट गई है और इस खबर की वजूहात भी गर्दिश कर रही थी। निहाल की अम्मी सबको फ़ोन कर करके खुद बता रही थी। निहाल अलग ढोल पीट रहा था। सगे रिश्तों का ये रूप देखकर अयाज हुसैन और उनकी बेगम शशदर रह गए थे। कल तक जान छिड़कने वाले आज इज्जत का जनाजा निकाल रहे थे। रुसवाई घर की दहलीज पर चौकड़ी मारकर बैठ गई थी। एतजाज़ चचा और उनकी बेगम भी इस सूरत हाल से परेशान थे। उनके बेटे के नाम से एक मासूम लड़की को बदनाम किया जा रहा था। दोनों मियाँ बीवी फराज चचा के घर उनसे इस मामले में बात करने गए, मगर उनके रवैये से शदीद मायूसी हुई। वो दबे लफ्ज़ों में अपने बेटे की तरफदारी कर रहे थे। हतीम और निदा का एक रात फार्म हाउस पर गुजारना उनके बेटे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और वो बेबस वालिदैन बेटे का हर फैसला मानने पर मजबूर थे। एतजाज़ हुसैन ने एक तैश भरी नज़र उन मजबूर मियाँ बीवी पर डाली थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपके ख्यालात इतने पस्त होंगे कि आप अपने आगे पले बड़े बच्चों पर बेअतबारी जाहिर करेंगे। निदा बेटी के किरदार को किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है। रह गई मेरे बेटे की बात, तो मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि वो ख़ानदान की लड़की तो कुजा किसी गैर लड़की पर भी बुरी नज़र डाले। एतजाज़ हुसैन मुस्तहकम लहजे में बोले तो फराज हुसैन और आमना बेगम चुप के बैठे रहे। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता ताया। मर्द ज़ात को मौका ज़ाया करते कभी नहीं देखा, और जो लड़की मंगेतर को छोड़कर कज़न के इश्क में गिरफ्तार हो उसके किरदार की गवाही की वाकई ज़रूरत नहीं। निहाल अचानक कमरे से निकलकर सामने आया। ज़बान संभाल कर बात करो निहाल। एतजाज़ हुसैन ने खुशमगी नज़रों से उसको देखा। ताया जी, आप निदा से पूछ कर देखिएगा मेरे सामने हर वक्त हतीम का नाम लेकर आहें भरती थी कि नहीं। उसके दिल में हमेशा से हतीम बसा था। मुझे तो वो स्पेयर में रख कर बैठी थी। वो थोड़ा करीब आकर जहर आलूद लहजे में बोला। निहाल, मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता किसी नेक सीरत लड़की पर इल्ज़ाम धरने का। अच्छा ही हुआ जो निदा की तुमसे शादी नहीं हुई। तुम इसके काबिल ही नहीं हो। एतजाज़ हुसैन आग बगोला हो गए। मैं आपका लायक फ़ायक बेटा है ना, उस नेक सीरत लड़की के काबिल, उसी से शादी कीजिए उसकी। निहाल दूबदू बोला तो एतजाज़ हुसैन शशदर रह गए। हाँ, करूँगा दोनों की शादी। तुम देखना, एक हीरा लड़की को गवाया है तुमने, अब वो मेरी बहू बनेगी। उन्होंने एकदम फैसला किया था। आमना बेगम ने हैरान नज़रों से मियाँ को देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? निदा से मेरी शादी? हतीम ने बाप को हैरानी से देखा। क्यों, क्या कमी है निदा में जो तुम यूँ सवाल कर रहे हो? सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। उस दिन अपनी अजलत में तुम उस लड़की को दौड़ाते हुए फार्म हाउस पहुँच के कुछ ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? एतजाज़ हुसैन ने बेटे को घूर कर देखा। अब मुझे क्या पता था बारिश बढ़ जाएगी और हमें वहाँ रहना पड़ जाएगा। हतीम ने कंधे उचका कर कहा। बस हो गया ना जो होना था। अब वो मासूम बच्ची तुम्हारे नाम से बदनाम हो रही है, उसके किरदार पर हर्फ आ रहा है। सो अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपना नाम दो। उन्होंने ज़ोर देकर कहा। उस बेहया न्याल को तो मैं 2 जूते मारूंगा। खुद सारे शहर की लड़कियां लेकर घूमता और अपनी बाकिरदार मंगेतर पर उंगली उठाता है। तुम मानते हो ना कि निदा साफ है। 24 घंटे किसी औरत के किरदार को परखने के लिए काफ़ी होते हैं, और जब किरदार में झोल ना हो तो उस औरत को फ़ौरन अपना लेना अक्लमंदी है। एतजाज़ हुसैन के लहजे से गहरा मुशाहिदा झलक रहा था। लेकिन मेरे और उसके मिजाज में बहुत फ़र्क है बाबा। आप जानते हैं मुझे हुस्न से ज़्यादा जहानत अपील करती है, और उसने तो साइंस पढ़कर नहीं दी। हतीम फिर अखड़ा था।
आर्ट्स के मज़ामीन रखने से क्या ज़हानत में फ़र्क आ जाता है। बेटा, ये दुनिया सिर्फ साइंस पढ़ने वालों से नहीं चल रही, ना ही ज़हानत का मेयार साइंस पढ़ना है। वो इत्मीनान से बोले। मुझे FRCS करने बाहर जाना है। आप जानते हैं मेरा वीज़ा लग चुका है। हतीम ने झुंझला कर याद दिलाया। कोई बात नहीं, तुम जाकर डिग्री ले लो, हमारी बहू हमारे साथ रहेगी। वो एक एक करके उसके हर कार्ड को नाकारा बना रहे थे। और अब भी ये बोदे बहाने बनाना बंद करो। मैंने अयाज हुसैन को ज़बान दे दी है। इसी माह तुम्हारी शादी निदा से कर रहा हूँ। तुम्हें एतराज़ हो तो बाप के शिमले को रौंद कर इस घर से बाखुशी जा सकते हो। वो बेनियाजी से हुक्म सुनाकर टीवी की तरफ मतवज्जे हो गए। हतीम ने बेचारगी से माँ को देखा, जो खामोशी से बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। निदा बहुत खूबसूरत और प्यारी आदात की मालिक लड़की थी। वो उसको बहुत पसंद करती थी, मगर बेटे के मिजाज से वाकिफ़ थी, जो अपनी फील्ड पर जान देता था और उसी फील्ड की लड़की से शादी करना चाहता था, मगर कुदरत कुछ और चाहती थी। हतीम से आनन फानन शादी तय हो जाने पर निदा अजीब एहसासात का शिकार हो गई। उन दिनों उसके साथ तवातुर से अनहोनियाँ हो रही थी। उसके किरदार को जिस तरह रगीदा गया था, अभी वो इसी सदमे से ना संभली थी कि अभी ये नई बात सामने आ गई। अम्मा बाबा बेहद मुतमईन नज़र आ रहे थे, वरना अपनों की तरफ से मिली बेएतबारी ने उनको तोड़ कर रख दिया था। निदा की अपनी कैफियत मुख्तलिफ नहीं थी। हतीम से रिश्ता जुड़ने पर दिल इतना मुतमईन था जैसे अपना मकसूद पा लिया हो। उधर लाइबा और रिमशा भी बहुत खुश थी। उनको अपनी ये कज़न बहुत पसंद थी। वो झटपट तैयारियां में जत गई। शादी के इंतज़ामात इंतहाई ज़बरदस्त किए गए थे। इतने शॉर्ट नोटिस पर ऐसी शानदार शादी देखकर ख़ानदान के वो लोग जो निदा की जग हसाई में शरीक थे, अब हसद और जलन का शिकार हो गए। इतना वजी और लायक लड़का निदा का मुकद्दर बन गया था। फराज हुसैन की फैमिली को शरीक नहीं किया गया था, मगर कुछ लोग उनको पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे। निकाह के बाद स्टेज पर दूल्हा दुल्हन की फ़ोटोग्राफी का सेशन शुरू हुआ तो ख्वाबनाक माहौल बना दिया गया। स्पॉटलाइट की रोशनी में फूलों की खूबसूरत बरसात के दरमियान कैमरामैन उन लम्हों को यादगार बनाने पर कमर बस्ता थे। आप प्लीज़ इनके थोड़ा नज़दीक आकर ऐसे खड़े हों। कैमरामैन ने इशारे से हतीम को निदा की कमर में हाथ डालकर खड़े होने का कहा तो हतीम लामहला करीब आया। अब वो निदा के सजे बने रूप को बराह रास्त देख रहा था, जो दुल्हन के रूप में आज गज़ब ढा रही थी। खूबसूरत तो वो थी, पर इतने सिंगार ने उसे दो आतिशा कर दिया था। अब आप अपने हाथ से भाभी का हाथ ऊपर उठाइए और भाभी आप थोड़ा गोल घूमिए। कैमरामैन की बात पर हतीम का दिमाग घुमा और उसने निदा को स्टेज पर रख के सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद उसके साथ बैठ गया। बस अब आप जाइए, बहुत बना ली तस्वीरें, वो अपने मखसूस मूड में बोला। तो बीना बाजी ने घबराकर कैमरामैन से शाहिदगी के साथ माजरत कर ली थी। वो सजे सजाए बेड पर बैठी हैरान आंखों से हतीम को कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक वॉक करते देख रही थी। वो जब से रूम में आया था यही काम कर रहा था। तुम उसी वक्त बीना बाजी के साथ उतर जाती गाड़ी से तो हमारी ज़िंदगी में ये वक्त ना आया होता। अचानक हतीम गुस्से से आकर बेड पर बैठा तो निदर सरासमा सी हो गई। आपको ही जल्दी सवार थी। वो खुद पर इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर सकी। अच्छा, सब कसूर मेरा, तभी सज़ा भी मुझे बड़ी मिली। वो फूल की पत्तियां मुट्ठी में दबाकर जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा था। सज़ा यानी मुझसे शादी करना सज़ा है? निदा का खूबसूरत चेहरा एकदम मुरझा गया। देखो निदा, मेरा माइंड सेट कुछ और है, मेरी भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग है। इनमें शादी और बच्चे कम से कम अगले 5 सालों तक शामिल नहीं। मेरी फील्ड ही मेरी पहली तरजीह और मोहब्बत है। मुझे पहले अपना गोल अचीव करना था और इसके बाद शादी। और शादी के लिए भी मेरे जहन में लाइफ पार्टनर का तस्वुर किसी डॉक्टर का था, लेकिन तुमने दरमियान में कूदकर सब गड़बड़ कर दिया। हतीम मुझसे रसान से बताते हत्थे से अकड़ा। निदा की आंखें नम हुई। मेरी इस प्लानिंग के बीच तुम कहीं नहीं थी, वो जताकर मजीद बोला तो निदा को अपनी बेइज्जती शिद्दत से महसूस हुई, जैसे उसने निदा से निकाह करके कोई एहसान किया। इतना ही अपना फ्यूचर अजीज़ था तो आप इनकार कर देते, उसने जब से कहा। बाबा ने धमकियां देना शुरू कर दी थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, खैर ये अपनी मुँह दिखाई का गिफ्ट लो। उसने एक मखमली केस जेब से निकाला और खोलकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक नाजुक डायमंड सेट। निगाहें खैरा करने लगा। निदा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपना शरारा संभालती बेड से नीचे उतरी। रखिए अपनी मुँह दिखाई अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। हतीम ने कंधे उचकाकर केस बेड पर रख दिया। अंदर वॉशरूम में बंद होकर निदा ने एक एक करके सारे जेवर उतारे। उसका दिल भरा हुआ था, जी चाहता था चीख चीख कर रोए। अपना लिबास बदल कर वो वापस आई तो हतीम उसी पोजीशन में बैठा था। निदा ने बेड से एक तकिया उठाया, सोफे पर रखा और लेट गई। हतीम कुछ हैरान हुआ। सोफे पर क्यों सो रही हो? बेख्तियार पूछा। आपकी फ्यूचर प्लानिंग में मेरी जगह नहीं तो बेड पर भी नहीं होनी चाहिए।
वो भारी लहजे में कहकर करवट बदल गई तो हतीम खामोश सा हो गया। दूसरे दिन वलीमा था, सब कुछ कल की तरह बेहतरीन और मुकम्मल, लेकिन निदा अंदर से टूट चुकी थी। आज भी वो बहुत प्यारी लग रही थी, आज भी हतीम और उसकी जोड़ी को सराहा जा रहा था, पर आज उसके एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसके रूम में आते ही अपना लिबास बदला था और कल की तरह सोफे पर सोई थी। हतीम ने कुछ कहना भी चाहा तो उसने सुनना पसंद नहीं किया। अब और कुछ रह क्या गया था सुनने को, और फिर इतना कुछ सुनाकर वो क्या सुनाना चाहता है? निदा ने आंखें मूंदकर गुस्से से सोचा था। 3 दिन बाद हतीम की फ्लाइट थी और ये एक हफ्ता हवा बनकर गुजर गया। रात 2:30 बजे उसको रुखसत करने सब एयरपोर्ट गए। घर का लाडला इकलौता सपूत पहली बार इतनी दूर जा रहा था। चाची तो कितनी ही देर उसे लिपटाए खड़ी रही। बहनें भी बारी बारी गले मिली। लाइबा रिमशा तो बाकायदा रोने लगी। निदा कुछ देर से ये जज्बाती मनाजिर देख रही थी जब बीना बाजी ने उसका हाथ पकड़कर हतीम के करीब लाकर खड़ा किया। लो, अब अपनी नई नवेली बीवी को भी खुदा हाफिज़ कहो, वो शोखी से बोली तो हतीम ने प्याजी कपड़ों में मलबूस हल्के मेकअप और ज्वेलरी से आरास्ता निदा को देखा। खुदा हाफिज़ निदा। उसने हाथ बढ़ाया तो निदा ने मजबूरन अपना हाथ उसके हाथ में दिया। उफ़ो, इतनी अजनबियत, जानो मानो के लायके के बगैर सिर्फ निदा। इतने दिनों में कोई प्यार श्यार वाला पेट नेम नहीं रखा। वो निदा को साथ लगाकर हतीम से मुखातिब हुई तो वो फ़कत मुस्कुराया। घर से ही अच्छी तरह मिलकर निकले हो, अब हमारे सामने पोज मार रहे हो, है ना? उनकी बात पर निदा ने झिमकर हतीम से अपना हाथ अलग किया। फिर फ़्लाइट का ऐलान हुआ तो वो अपना बैग घसीटता उन सबको बाय करता अंदर चला गया। एयरपोर्ट से वापस आकर निदा अपने बेडरूम में आई तो हतीम की मौजूदगी की छाप कमरे की हर जगह थी। अध खुले वार्डरोब से उसके कपड़े लटके नज़र आ रहे थे। साइड टेबल पर मेडिसिन की एक ज़ख़ीम किताब के साथ उसका पिया हुआ पानी का गिलास रखा था। उसका तौलिया उठाते वो अजीब एहसासात में गिर गई थी। सोचा नहीं था कि कभी हतीम के कमरे में, वो भी उसकी ज़ाती चीज़ों के दरमियान होगी। फिर वो बेड पर आकर लेटी तो कंफर्ट से हतीम के कुलून की खुशबू आने लगी। यूँ लगा वो पास ही मौजूद हो। निदा की आंखें नम होने लगी। वो बचपन से हतीम को बेहद पसंद करती आई थी, उसकी सुलझी आदत की वजह से, मगर उसके गुस्से से खाइफ रहती। अब हादसाती तौर पर वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया था तो निकाह के 2 बोल पसंदीदगी को मोहब्बत में बदल गए थे। वो लाख उसके रवैये से मुतनफिर सही, मगर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। ज़िंदगी नई डगर पर चल पड़ी थी, मगर निदा के लिए ख़ास बदलाव नहीं आया था। वो जाने पहचाने माहौल में ही थी। ताया और ताई वैसे भी उससे मोहब्बत करते थे। अब तो जैसे वो उनके लिए इकलौती बहू बनकर बहुत अहम हो गई थी। उस पर कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं डाली गई। घर के काम मुलाजिम करते और किचन शेफ़ संभालता था। निदा ने यूनी जाना शुरू कर दिया था। घर वापस आकर वो खाना खाती, फिर थोड़ा आराम करती। शाम में सब इकट्ठे चाय वगैरह पीते, बातें करते। फिर वो कभी अम्मी की तरफ मिलने चली जाती और आधा 1 घंटा ठहर कर वापस आ जाती। रात का खाना जल्दी खा लिया जाता और सब अपने कमरों में चले जाते और यही वक्त निदा पर भारी होता। वो बेख्वाबी का शिकार हो गई थी। अपने गुजरे कल और आज को सोचते वो मुसलसल जागती रहती। अपनी ज़िंदगी में अचानक रौनुमा होने वाले वाक़यात पर बेचैन रहती। अजीब बात थी, हतीम की मौजूदगी का पूरा हफ्ता उसे नींद आती रही, लेकिन उसके जाने के बाद सोना मुश्किल हो गया था। इस कैफियत में उसने फिर कलम से नाता जोड़ लिया। वो फजर तक मुसलसल लिखती रहती, फिर अजान के साथ उठती और नमाज़ पढ़कर कुछ देर सो जाती। सुबह उसकी आंखें शब बेदारी के गुलाबी हो रही होती। चूँकि आधा दिन यूनी में गुजरता सो अफराद खाना से ये बात मख्फी रही। उस दिन शाम में सब मिलकर बैठे थे कि हतीम की वीडियो कॉल आ गई। लाइबा खुश होकर भाई से बात करने लगी। फिर उसने मोबाइल ताई के हाथ में दे दिया। ताई बेटे को देखकर खिल उठी और काफ़ी देर हाल अहवाल पूछने के बाद सेल निदा को पकड़ा दिया। लो, अब निदा बेटी से बात करो। निदा जो सोफ़ा पर बैठी इत्मीनान से चाय पी रही थी, एकदम चौंकी। मोबाइल की चेंज की स्क्रीन पर हतीम अपने तीखे नकुश और मगरूर स्टाइल से मौजूद था। कैसी हो निदा? उसने नॉर्मल अंदाज में पूछा। ठीक हूँ, निदा कहकर खामोश हो गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दोनों के पास बोलने को कुछ ना हो। ओके, खुदा हाफिज़। फिर हतीम ने कॉल मुनक़ता कर दी। अरे क्या हुआ, कॉल कट गई? ताई ने हैरानी से पूछा। जी। निदा को अपनी सबकी शिद्दत से महसूस हुई। उसने सते हुए चेहरे से मोबाइल लाइबा को दिया। फिर सब इधर उधर की बातों में लग गए, लेकिन लाइबा उसको बगौर देखती रही और तन्हाई मिलते ही उसको जा लिया। निदा, सच सच बताओ, भाई से तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? वो मशकूक अंदाज में पूछने लगी। ये तुम अपने भाई से पूछो, निदा बेरुखी से बोली। मुझे तुम बताओ बस, वो बाजिद हुई। हलीम के अपने
हतीम के अपने मुस्तकबिल के हवाले से इरादे कुछ और हैं लाइबा, और उसके सारे फ्यूचर प्लान्स में मेरी जगह कहीं नहीं है, निदा ने आहिस्ता से कहा। तो लाइबा ने बेयकीनी से देखा। ये उन्होंने खुद कहा तुमसे? लाइबा परेशान हुई। तो और कौन कहेगा? निदा ने गहरी सांस भरी। तो फ्यूचर प्लान में बीवी बच्चे शामिल नहीं होते क्या? लाइबा ने सादगी से पूछा। होते हैं, पर अपनी मर्जी की बीवी और बच्चे। तुम्हारे भाई को अपनी हम पेशा बीवी चाहिए। डॉक्टर निदा एकदम तल्ख हुई। उफ, अब क्या कहूँ, भाई तो बिल्कुल ही अकल से पैदल है, ऐसी प्यारी लड़की मिली और कदर नहीं उनको। लाइबा ने अफसोस से कहकर निदा को देखा। खैर तुम दिल पर मत लो, देखना एक दिन वो खुद ही अपना ख्याल बदलने पर मजबूर हो जाएंगे और उनके फ्यूचर प्लान्स में तुम उनकी पहली तरजीह होगी। लाइबा ने हस्बे आदत तसल्ली दी तो निदा फीका सा मुस्कुरा दी। वक्त को गुजरते देर नहीं लगती। उसका वक्त भी गुजर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ अफसाना निगारी और नावल निगारी भी जारी थी। एक बड़े इदारे में उसके शाया हुए किस्तवार नावल ने धूम मचा दी थी। उसका कलम बहुत रवां और पुख्ता हो गया था। उसके अल्फाज में तासीर बढ़ गई थी। अदबी हलकों में उसका जिक्र होने लगा था। वो सोशल मीडिया में भी अपनी तख्लीकात से तेज़ी से मशहूर हो रही थी। कारी उसके नावल और अफसानों का इंतज़ार हर माह शिद्दत से किया करती। उसने भी नींदें गंवा कर बेतहाशा लिखना ही मकसद हयात बना लिया था। लिखने में उसको राहत मिलती थी, दिल के ज़ख्म मरहम पाते थे। यही उसका कथारसिस था। जब जब हतीम की बेरुखी पर रोना आता, उसके कलम से एक शाहकार जन्म लेता। अश्क कागज़ पर गिरते और लफ्ज़ों को अमर कर देते। जज्बात का समंदर कलम की स्याही में सिमट आता। लाइबा और रिमशा के मेडिकल कॉलेज की कई लड़कियां निदा की फैंस थी। वो निदा से मिलने कई बार उनके घर आ चुकी थी। दोनों को इस बात पर फ़ख्र होता कि निदा उनकी भाभी है। इस लड़के का तो दिमाग ख़राब है। कर ली स्पेशलाइजेशन, हो गए 2 साल पूरे, अब वापस पाकिस्तान आए या फिर कोई नई डिग्री लेने उधर बैठ गया है। ताई की ऊंची आवाज़ निदा को सुनाई दी तो उसने टीवी की आवाज़ आहिस्ता करके ताई के कमरे के खुले दरवाजे पर निगाह की। तुम्हारा लाडला बेटा है, बस ज़िद लगाई हुई है डिग्रियों पर डिग्रियां लेने की। ताया भी खाइफ होकर बोले। 2 सालों में एक चक्कर इधर का नहीं लगाया। ब्याही बीवी को 5 दिन नसीब हुए और सालों की जुदाई दे दी। मैं तो निदा बच्ची से शर्मिंदा हूँ। क्या सोचती होगी कितने फ़ख्र से मैंने उसका रिश्ता ख़त्म होने पर अपने बेटे को आगे किया कि हमारा फर्मा बरदार बच्चा इनकार नहीं करेगा। उसने मारे बांधे शादी तो कर ली, पर रस्सियाँ तोड़ाकर भाग गया। मेरी तो नाक खाक आलूद कर दी उस नाहिंजार ने। भाई भाभी की शिकवा भरी नज़रें ज़मीन में गाड़ देती हैं। ताया अच्छे खासे बरहम होकर बोल रहे थे। निदा ने रिमोट सोफ़ा पर रखा और उठकर अपने बेडरूम में आ गई। तो हतीम साहब, अब आप इस तरह के बहाने बनाकर वहीं रहना चाहते हैं ताकि मुझसे जान छुड़ा सके? एक कर्बनाक मुस्कुराहट के साथ उसने सोचा और बेड पर बैठ गई। फिर साइड टेबल से कागजात का पलंदा उठाया और तल्ख सोचों से निजात की खातिर अपनी अधूरी कहानी मुकम्मल करना शुरू कर दी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मोबाइल की मुसलसल बजती रिंग ने उसके लिखने में रखना डाला। हतीम कॉलिंग देखकर एक पल को दिल धड़का। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? 2 साल में पहली बार ये अनहोनी हुई थी। सो उसने हैरान होकर कॉल उठाई। हेलो निदा, कैसी हो? हतीम ने जैसे मामूल के लहजे में पूछा। ठीक, निदा ने आहिस्ता से कहा। तुम सो रही थी? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वो बोला तो निदा का बेख्तियार दिल चाहा कह दे तुम्हारे जाने के बाद नींद ने भी रुख फेर लिया है, मगर वो खामोश रही। निदा, वो बात दरअसल ये है कि मुझे एक और इम्तिहान देना है, इसीलिए मैं कुछ अरसा अभी यहीं रहना चाहता हूँ। अम्मी बाबा को खामखा का गुस्सा चढ़ा हुआ है, कुछ सोचने समझने पर तैयार नहीं है, बस वापसी की रट लगाई हुई है। तुम उनको समझाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। खाली MBBS से कुछ नहीं होता, इन डिग्रियों से ही मेरा फ्यूचर बनेगा। वो रसान से बोला तो निदा का दिल चाहा उस खुदगर्ज इंसान की कॉल काट दे जो अपनी गर्ज पढ़ने पर उससे बात कर रहा था। वादा करो समझाओगी। वो उसका सगा बनकर वादा लेने लगा। मैं नहीं समझाऊंगी हतीम, वो सुकून से बोली। तो हतीम हैरान हुआ। क्यों? हतीम ने गुस्से से पूछा। मेरी मर्ज़ी, ये आपका मुकदमा है, आप खुद लड़ें। वो बेनियाजी से बोली। वैसे भी खुद गर्जी में तो आपने मास्टर्स कर ही रखा है, अब दूसरी डिग्रियों को हासिल करने की क्या ज़रूरत? इसी से काम चल जाएगा। निदा की आवाज़ में तंज की आमेजिश थी। हतीम बेतरह चौंका। क्या खुद गर्जी दिखाई है मैंने मोहतरमा, जो आप मुझे जता रही हैं? वो मखसूस तीखेपन से बोला। ये आप खुद से पूछिए मोहतरम, अच्छे से जवाब मिल जाएगा। निदा ने कहकर खट से सेल ऑफ कर दिया और फिर से कलम उठाया, मगर अब एक लफ्ज़ नहीं लिखा जा रहा था। झुंझलाकर उसने पेन टेबल पर पटका। हतीम की आवाज़ ने उसको वाकई डिस्टर्ब कर दिया था।
दूसरे दिन उसने लाइबा से हतीम की कॉल का जिक्र किया तो वो बेख्तियार हंसने लगी। बहुत अच्छा किया तुमने। उसकी बात पर निदा हैरान हुई। तुम उसकी सगी बहन ही हो ना? हाँ, मगर मैं तुम्हारी बहन ज़्यादा हूँ। मुझे तुम्हारा एहसास हतीम भाई से ज़्यादा है निदा। फिर वो निदा से लिपट गई तो निदा की आंखें इतने प्यार पर नम हो गई। तुम्हारे हक के लिए हम सब स्टैंड लेंगे जानी, फिक्र मत करो। जो मांगे से मिले वो हक नहीं होता लाइबा, भीख होती है, निदा ने भीगी आवाज़ में कहा। और मुझे भीख नहीं चाहिए। वो लाइबा से एकदम अलग होकर रुख मोड़ गई। पता है, आज मुझसे एक ड्रामा प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया। वो मेरे नावल सावन के आंसू को ड्रामानाइज करना चाहती हैं, निदा ने अपनी आंखें साफ करते बताया। तो लाइबा उछल पड़ी। क्या सच? ये तो बहुत बड़ी खबर है। अब मेरी भाभी ड्रामा राइटर बनेगी। निदा उसको बच्चे की तरह खुश होते देखने लगी। आओ, ताया से बात करनी है। निदा उसे लेकर कमरे से निकली। ताया ने भी इस खबर पर खुशी का इजहार किया और निदा को बाखुशी स्क्रिप्ट राइटिंग की इजाज़त दे दी। निदा की राइटर फ्रेंड जो स्क्रीन राइटर भी थी, उसके तवज्जुह से उससे रब्ता किया गया था। प्रोड्यूसर से पहली ही मीटिंग कामयाब रही। उनका वन लाइनर डिस्कस किया गया। कुछ ही दिनों में मुआहदा तय हो गया और निदा ने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दी। इसके दिन रात बहुत मसरूफ़ गुजरने लगे। वो ड्रामा स्क्रिप्ट के साथ डाइजेस्ट के लिए एक किस्तवार नावल भी लिख रही थी, सो सर उठाने की फुर्सत ना थी। इस दौरान 2-3 मरतबा हतीम की कॉल आई, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। अब भला मुझे कॉल करके क्या कहना चाहता होगा, सिवाय इसके कि मामा बाबा को कन्विंस करूं, तो इससे इनकार तो मैं कर ही चुकी हूँ, वो सोचती और सर झटक देती। उस रात जब वो हस्बे आदत राइटिंग में मुनहमिक थी, हतीम के स्काइप पर वीडियो कॉल आने लगी। निदा ने कॉल काट दी। कॉल फिर आने लगी तो निदा ने कुछ सोचकर बटन दबाया। स्क्रीन पर हतीम का फ्रेश सा चेहरा नमूदार हुआ। अस्सलाम वालेकुम, निदा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो उसे बगौर देख रहा था। ठीक, निदा ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। मेरा काम किया? उसने फ़ौरन पूछा। कौन सा? निदा अनजान बनी। बाबा अम्मा को समझाने वाला? नहीं, निदा ने साफ जवाब दिया। बहुत बदतमीज़ लड़की हो, मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती। तुम्हारी ही वजह से मेरे वालिदैन मेरे नहीं रहे। मेरी ज़ात या मेरे फ्यूचर से उनको ज़रा दिलचस्पी नहीं। अब तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। इतना परेशान किया है तुमने। उसके इल्ज़ामात पर निदा का दिल टूट सा गया। पूरी फाफा कुटनी हो, सबको अपना हमनवा बना लिया, वो मज़ीद बोला। निदा लब काटने लगी। बस या कुछ और भी कहना है? उसने जब से पूछा। वीडियो कॉल अटेंड करने से पहले दुपट्टा पहन लेते, ज़रा अकल नहीं है। हतीम के एहसास दिलाने पर निदा पर शर्मिंदगी सवार हुई। वो लैपटॉप टांगों पर रखे बेड पर नीम दराज थी। लिबास भी शब ख्वाबी का पहना हुआ था। एहसास होते ही वो फ़ौरन सीधी हुई और अपनी शर्ट दुरुस्त की। अब क्या फ़ायदा? हतीम की बात पर वो खफ़त ज़दा हुई। वैसे इतनी रात गए तुम जाकर क्या कर रही हो? उसने अचानक पूछा। कुछ तो कर रही थी, निदा ने बेनियाजी दिखाई। मसलन क्या? हतीम अब भी गौर से देख रहा था। निदा ने साइड से तकिया उठाकर गोद में रखा। वो उसकी हरकत पर मबहम सा मुस्कुराया। मैं आपको बताने की पाबंद नहीं, निदा ने खट से कहा। तो किसको बताने की पाबंद हो? रात को डिवाइसेस इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है और लैपटॉप को टांगों पर तो बिल्कुल न रखा करो। हतीम एक डॉक्टर बनकर समझाने लगा। और कुछ? निदा को उसका अंदाज डिस्टर्ब कर रहा था। और जल्दी से जल्द मेरे पेरेंट्स को समझाओ मेरे फ्यूचर प्लान के हवाले से, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं यहाँ घास खोदने नहीं आया, पढ़ रहा हूँ। आपके फ्यूचर प्लान में बड़ी बड़ी डिग्री और एक डॉक्टर बीवी शामिल है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना? निदा तल्खी से बोली। हतीम एकदम हंस दिया। हाँ हाँ, बड़ी समझदार हो तुम तो, बिल्कुल यही बात करनी है, करोगी ना? वो मर्तजी अंदाज में उसे देखने लगा। कभी नहीं। निदा ने लैपटॉप को ज़ोर से बंद किया और बेड के नीचे लड़खा दिया। 8 माह की दिन रात की मेहनत रंग लाई और बल आखिर उसका ड्रामा ऑन एयर आ गया। ड्रामे के प्रोमोज इतने मुतासिर कुन थे कि नाजरीन को कई महीनों से इसका शिद्दत से इंतज़ार था। ड्रामा का शानदार OSP सॉन्ग भी धूम मचा गया था। यूट्यूब पर उसको सैकड़ों बार देखा और शेयर किया गया था। ड्रामे की पहली ही किस्त जानदार थी। अदाकारों की लाजवाब अदाकारी ने निदा के लिखे गए मुकालमों में जान डाल दी। घर के जुमला या अफराद खाना ने एक साथ बैठकर ये ड्रामा देखा और ड्रामा ख़त्म होते ही निदा को बहुत दाद दी। ताया ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा, ढेरों दुआएं दे डाली। ताई ने भी गले लगाया। खूब तरक्की करो, सदा सुहागन रहो। उनकी दुआ पर निदा की आंखें नम हो गई। लाइबा और इमशा के दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हो गए। वो ड्रामा की पहली किस्त पर तबसरा करके मुबारकबाद दे रही थी। निदा तशक्कुर का ताकतवर एहसास लिए अपने रब के आगे सजदा रेज़ होगी जिसने उसको उसकी औकात से ज़्यादा नवाजा था। सावन के आंसू जिस तेज़ी से मकबूलियत के मदारिज तय कर रहा था, निदा की डिमांड भी उसी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। वो एकदम से स्पॉटलाइट में आ गई थी। कहीं बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र्स आई। निदा तादाद से ज़्यादा म्यार पर यकीन रखती थी।
उनमें से सोच समझकर उसने चंद ही साइन किए। वो अपना सारा फोकस अपने लिखाई पर रखना चाहती थी। सोशलाइज होना उसे पसंद नहीं था, मगर ये चंद शोज़ का नाम ही धमाका कर गया। खूबसूरत अल्फाज को उम्दा बिंत देने वाली राइटर खुद इतनी हसीन और कम उम्र होगी। नाजरीन ये देखकर हैरान रह गए। फिर तो उसकी शोज़ में शिरकत की तस्वीर और वीडियोस तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ फ़ैन पेजेस और ग्रुप्स में उसके फैंस ने पुरजोर फरमाइश की कि वो अपने ड्रामों में एज आ हीरोइन जलवागर हो, ताकि टीवी को बैक वक्त एक खूबसूरत और ज़हीन अदाकारा नसीब हो। लाइबा और रिमशा इन पेजेस को फॉलो कर रही थी। दोनों जब ये बातें पढ़ती तो बेइंतहा खुश होती, फ़ौरन आकर निदा से शेयर करती। निदा सुनकर बस मुस्कुराती रहती। अल्लाह ने थोड़ी तकलीफ देकर बदले में बेहिसाब खुशियाँ दे दी थी, वो सोचती और शुक्रगुजार होती। रिमशा ने हाउस जॉब मुकम्मल की तो उसकी शादी तय हो गई। वो अपने खालाजाद से मंसूब थी और कई साल से उसकी डॉक्टरी मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा था। 1 माह बाद की तारीख उसके ससुरालियों को दे दी गई। हतीम को भी फ़ोन खड़काया गया। ताया ने अच्छी खासी धमकियां देकर उसको हर सूरत पाकिस्तान आने का कहा। उसको गए 4 साल होने को आ रहे थे। ये एक लंबा अरसा था। ताया ताई उस पर गुस्सा होने के साथ साथ उसकी सूरत देखने को भी बेताब थे। घर में शादी की रवायती हलचल मच गई थी। निदा ने भी लिखना लिखाना तर्क करके लाइबा और रिमशा के साथ शॉपिंग पर जाना शुरू कर दिया था। काम बहुत ज़्यादा था और वक्त बहुत कम। उस दिन भी वो शॉपिंग करके थकी हारी घर लौटी तो निदा शॉपर्स लाइबा के हवाले करके सीधा अपने बेडरूम में चली आई। कमरे में नीम अंधेरा था। वो दुपट्टा और सैंडल्स उतारकर बेड पर लेट गई और कंफर्ट ओढ़ लिया। अभी शाम के 6 बजे थे। उसका इरादा थोड़ी देर आराम करके उठने का था। वो आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर एक अजीब एहसास नींद में हायल हो रहा था। कंफर्ट से हतीम के मखसूस कलून की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू उसके जाने के चंद दिनों बाद तक बिस्तर पर मौजूद रही थी और फिर 4 साल निदा इस खुशबू से महरूम रही। मगर अब फिर से हतीम, शायद मुझे आजकल बहुत याद आने लगा है। फारिग जो हो गई हूँ, लिखने से ज़हन बटा रहता था। निदा ने वजह तलाश की। फिर अपनी कुव्वत शामा को बरी जमा करार देकर करवट बदली। फिर कुछ महसूस होने पर एकदम उठकर बैठ गई और आंखें फाड़ कर बिस्तर के दूसरी तरफ बेखबर सोए हतीम को देखा। माय गॉड, ये कब आया? वो हैरान सी हुई। उसी दौरान उसकी मौजूदगी से हतीम की आंख खुल गई थी। उसने साइड टेबल पर धरा लैंप हाथ मारकर ऑन किया। निदा करीब ही बैठी नजर आई। उसने जमाई लेकर एक ज़बरदस्त अंगड़ाई ली और उठ बैठा। दोपहर 1 बजे से आया हुआ हूँ। आपके सैर सपाटे अब ख़त्म हुए हैं निदा साहिबा। वो तीखे अंदाज में उसे देखते हुए बोला। आपने आने की इत्तला दी होती तो आपकी राहों में फूल बिछाती हतीम साहब। वो तंजिया कहकर बेड से उतरने लगी। हतीम ने फ़ौरन उसका बाजू पकड़ा। बड़े तेवर दिखा रही हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाती, मेरे कहे को नज़रअंदाज करती हो। निकालूं अभी आपके कसबल? वो उसका बाजू पीछे की तरफ मोड़कर बोला तो निदा हल्का सा चीखी। छोड़िए मुझे, खुदगर्ज और मुनाफिक इंसान। ये तुम मुझे खुदगर्जी के ताने क्यों देती हो बार बार? हतीम एकदम गुस्सा में आया और उसके बाजू को ज़ोर से दबाया। क्योंकि आप हैं खुदगर्ज, और अब मेरा बाजू छोड़िए वरना मैं चीख चीख कर सारे घर को इकट्ठा कर लूँगी। निदा ने ज़ोर लगाकर खुद को छुड़ाते धमकी दी। अच्छा, क्या कहोगी? मैं क्या कर रहा था? वो उसके इतने करीब आया कि उसकी सांसें निदा के चेहरे से टकराने लगी। निदा इतनी कुर्बत पर खामोश सी हो गई। उनसे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, आई हेट यू हतीम। वो अपनी कमज़ोरी पर काबू पाकर हमवार लहजे में बोली तो हतीम की गिरफ्त ढीली पड़ी। निदा फ़ौरन दूर हुई और झट बेड से उतरी। मैंने आपको बहुत अच्छा समझा था हतीम, मगर आप बहुत बुरे हैं, दुनिया के सबसे बुरे इंसान, सबसे बुरे। वो बेख्तियार रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। हतीम ने उन चंद दिनों में ताया का काफ़ी हाथ बटाया था। वो उससे मिलकर सारे गिले भुला बैठे थे। ताई तो हर वक्त लाडले बेटे के वारी सदके जाती, उसकी पसंद को मद्देनज़र रखकर पकवान बनाती। घर में उसके आने से रौनक आ गई थी। निदा ने यह तस्लीम किया। लाइबा और रिमशा भी तवील अरसे बाद भाई से मिलकर खुश थी। ये बीना बाजी भी आ गई थी। अगरचे मौका ऐसा था कि मिल बैठकर तफसीली बातचीत करने का वक्त बहुत कम मिल रहा था, फिर भी सब खुश थे। बस निदा और हतीम के दरमियान सर्द मोहरी कायम थी। पहले दिन के बाद हतीम भी फासले पर था। सबके सामने थोड़ी बहुत बात हो जाती, मगर कमरे में आकर दोनों अजनबी बन जाते। निदा फिर से सोफे पर सोने लगी थी। आजकल लिखना छोड़ा हुआ था तो जल्दी सोने लगी और हैरत अंगेज़ तौर पर नींद भी फिर से मेहरबान हो गई। वो लेटते ही सो जाती। हतीम की कमरे में मौजूदगी ऐसी लोरी है जो मुझे किसी बच्चे की तरह बेखबर सुला देती है, निदा ताज्जुब से सोचती।
उस दिन उसके ड्रामे का लास्ट एपिसोड ऑन एयर था। सब घर वाले हस्ब आदत रात के 8 बजे टीवी लाउंज में जमा हो गए और इश्तियाक से टीवी देखने लगे। हतीम भी आकर बैठा था और सबके खुशी से खिलते चेहरे देखने लगा। ड्रामा शुरू हुआ तो उसको दम साध कर देखने पर मजबूर कर गया। आखिरी किस्त के मनाजिर बहुत दिलचस्प और असर अंगेज थे। हर किरदार डूब कर अदाकारी कर रहा था। ज़बरदस्त जज्बाती मुकालमात ने दिलों को गुदाज कर दिया। भला आखिर इख्तितामी किस्त में ड्रामे को उम्दा तरीके से अपने अंजाम की तरफ पहुंचाया गया था। ड्रामा ख़त्म हुआ तो जैसे कोई सहर टूटा। रिमशा ने टीवी ऑफ कर दिया। अब वो और लाइबा खुशी से उछलकर निदा से लिपट रही थी। उसे इतने ज़बरदस्त ड्रामे के बखैर अंजाम पर मुबारकबाद दे रही थी। हतीम ने निदा का चेहरा देखा जो अंदरूनी खुशी से जगमगा रहा था। वो अब ताया से सताइशी अल्फाज सुनकर मसरूर हो रही थी। फिर उसके सेल फ़ोन कॉल्स का तांता बन गया और वो मुख्तलिफ लोगों का रिस्पॉन्स सुनकर मुस्कुराती रही। रात के खाने के बाद दोनों कमरे में आए तो आज निदा को सोने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। मैसेजेस की टोन्स बजती, कभी फेसबुक से पैगाम आते। वो शुक्रिया के अल्फाज टाइप करते करते थक सी गई। फिर कॉन्टैक्ट हेड का फ़ोन आया तो वो उसके साथ सेलिब्रेटिंग डिनर का प्रोग्राम डिस्कस करने लगी। हतीम उसको काफ़ी देर इसी तरह मगन देखता रहा। आज वो सोफ़े पर जाना भूल गई थी बल्कि बेड के एक तरफ बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। निदा, हतीम ने अचानक उसका हाथ पकड़कर पुकारा तो वो चौंकी। मुबारक हो, वो उसका हाथ दबाकर बोला तो निदा के हाथ से मोबाइल फिसल कर गिरा। उसने हतीम को देखा जिसके तीखे नकुश में नरमी का तासुर था। ज़बरदस्त और बहुत मुनफरिद ड्रामा लिखा नहीं था। मैं मुकम्मल तो नहीं देख सका लेकिन लास्ट एपी लाजवाब थी। और आज मुझे पता चला कि तुम बहुत टैलेंटेड हो यार। वो सताइशी अंदाज में उसे देखने लगा तो निदा के हलक में नमी उतरने लगी। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ हतीम, जहानत तो सिर्फ मेडिसिन पढ़ने वालों में होती है, बाकी सब तो अकल से कोरे होते हैं। वो तल्ख होकर बोली तो हतीम ज़रा खफ़तज़दा हुआ। अब ऐसी बात भी नहीं, ऐसी ही बात है। आपके इरशादात मुझे अच्छी तरह याद हैं। आप मेहरबानी फरमाकर अपने ख्यालात मत बदलिए। वो हाथ छुड़ाकर दूर हटी। मैं गलती पर था निदा, हतीम आहिस्ता से कहकर फिर करीब आया। गलती? आप भूल गए कि आपके प्लान्स में एक ज़हीन डॉक्टर बीवी शामिल थी। प्लान 1 स्पेशलाइजेशन करना, प्लान 2 लेडी डॉक्टर से शादी करना, प्लान 1 तकमील पा गया। प्लान 2 को जल्दी अंजाम दे दीजिए। मैं आपकी राह का कांटा हूँ, मुझे निकाल फेंकिए। जहाँ 4 साल आपके बगैर गुजारे हैं वहीं बाकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। वो गुस्से से बेड से उतरकर खड़ी हो गई और तन फन करती सोफ़े पर जाकर लेट गई। लाइट बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है। फिर वो बाजू आंखों पर रखकर भारी आवाज़ में बोली तो हतीम लब भींचकर उसको देखता रह गया। दोनों के दरमियान फिर सरमोरी की लकीर खींच गई जिसको हतीम की तरफ से पाटने की कोशिश हर बार निदा नाकाम बना देती। उसे अपने रोते से सकते 4 सालों का गम नहीं भूलता था। हतीम मेहरबान हुआ है तो इसकी वजह मेरी मोहब्बत नहीं, वो जहानत है जो इसे अब नज़र आई है। निदा को ये जहरीली सोच आती और हतीम से मुतनफिर कर देती। इसी खींचातानी में रिमशा की शादी का फंक्शन भी आ पहुंचा। निदा ने फंक्शन की मुनासबत से ही ग्रीन कलर की पैरों को छूती लंबी मैक्सी पहनी थी जिस पर नफीस सा सिल्वर काम था। बालों को ब्लो ड्राई करके सलीका से मेकअप किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। शादी बैंक्वेट में थी। दूल्हा दुल्हन की आमद के बाद उनके फ़ोटो सेशन का तवील दौर शुरू हुआ तो निदा स्टेज से उतरकर नीचे आ गई। यहाँ लाइबा और रिमशा की क्लासमेट ने उसे घेर लिया और उसके ड्रामे के मुतालिक इजहार ख्याल करने लगी। निदा मुस्कुरा कर उसके तबसरे सुनती रही। फिर वो उसके साथ सेल्फीज़ खिंचवाने लगी। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत फ़ोटोजेनिक चेहरा है। रिमशा की दोस्त हिबा ने मोबाइल से तस्वीर दिखाते हुए कहा तो निदा मुस्कुरा दी। इनके शौहर भी बहुत प्यारे हैं, क्या ख्याल है? हतीम ने अचानक आकर निदा की कमर में हाथ डाल दिया तो निदा एकदम चौंकी जबकि हिबा हंसने लगी। क्यों, नहीं हो क्या? हतीम ने मुस्कुराकर पूछा। आप प्यारे नहीं, बहुत हैंडसम है और मैं मज़ीद कुछ बोलूँगी तो भाभी को बुरा लग सकता है, हिबा ने मुँह फट अंदाज में कहा तो हतीम ने कहका लगाया। अरे नहीं, ये बुरा नहीं मानती, बहुत खुले जहन की है। इनफैक्ट ये तो मेरे लिए किसी डॉक्टर बीवी की तलाश में है, हतीम ने निदा को साथ लगाते कहा तो हिबा की आंखें फैल गई। रियली? आप दोनों का तो एकदम परफेक्ट कपल है। वो फ़ौरन बोली, वही तो मैं भी समझाता हूँ इनको, मुझे एक जानी मानी राइटर बीवी मिल गई है, अब डॉक्टर की क्या ज़रूरत। मगर ये ड्रामा क्वीन मानती नहीं। हतीम ने निदा को शरारत से देखा तो निदा ने खफा नज़र उस पर डाली। हिबा भी हतीम की शरारत समझकर मुस्कुराई और एक्सक्यूज़ करके चली गई। ड्रामा क्वीन किसको कहा? उसके जाते ही निदा गुस्सा हुई। तुम्हें और किसे? हतीम ने कंधे उचकाए। ड्रामा क्वीन नहीं हो क्या? इतना अच्छा ड्रामा लिखा है, वो मुस्कुराकर कह रहा था। मैं सब समझ रही हूँ, निदा ने खफगी से कहा। तुम कुछ समझ ही तो नहीं रही। हतीम ने बेचारगी से उसे देखा। लाइबा, हम दोनों की तस्वीर निकालो। फिर उसने पास गुजरती लाइबा से कहा और निदा से जुड़कर खड़ा हो गया। निदा भाभी, स्माइल प्लीज़।
लाइबा को उसके नकुश खटके। निदा मुश्किल मुस्कुराई। लाइबा ने कहीं तस्वीर खटाखट निकाली। निदा को हतीम का अपनी शादी पर बेदिली से तस्वीर उतरवाना याद आया तो वो बददिली से हतीम से दूर हुई और तेज़ कदमों से स्टेज पर चढ़ गई। खाने के बाद रिमशा की रुखसती अमल में आई थी। वो माँ बहनों से लिपटकर बेइख्तियार रोने लगी थी। फिर वो निदा ने गले लगी। निदा ने उसके आंसू साफ किए। बस करो रिमशा। निदा को खुद रोना आ रहा था। रिमशा के रूप में अपना आप दिखाई दे रहा था। रिमशा से अलग होकर भी वो बेआवाज़ रोती हुई काफ़ी दूर जाके खड़ी हुई। रिमशा को गाड़ी में बिठाकर रुखसत किया जा रहा था। निदा ने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 11:15 बज रहे थे। हेलो, अब क्या यहाँ रहकर तुमने कैटरिंग वालों के साथ बर्तन समेटने? अतीम ने आकर बाजू से पकड़ा तो वो चौंकी। चलो भाई। वो उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। ताई और लाइबा कहाँ हैं? निदा ने बैठते हुए पूछा। वो बाबा के साथ है, हतीम ने कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और सीडी प्लेयर चला दी। साहिर अली बग्गा की आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। साकू ढोल मनावना है, ऐसा कोई यार मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे। ऊंचे सुरों में गाने के साथ गुनगुनाते उसने निदा को देखा। निदा उसकी आंखों के तासुर से कंफ्यूज हुई। एहो खतरा रचावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे। वो स्टीयरिंग बजाते मुसलसल उसे देख रहा था। गाना गाना छोड़िए और सामने देखकर चलाइए, वो बेआराम होकर बोली तो हतीम ने सर हिलाकर फर्मा बरदारी का आला मुजाहरा किया और नज़रें विंडस्क्रीन पर जमा दी। निदा कुछ पुरसुकून हुई और सीट से टेक लगाकर बैठ गई। फिर भी गाने के बोल उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। निदा ने तस्लीम किया कि हतीम की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। थोड़े बोल जे बोल देवे थे, सोहनी तेरा जानदा की है। हतीम ने उसका हाथ थाम लिया। निदा का दिल धड़क उठा। दिल तौन ले जा, जो कुछ भी है तेरे है। हतीम ने उसका हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा। निदा की सांसें बेतरतीब होने लगी। बज़ाहिर वो ठस बैठी थी। हतीम बहुत तरंग में था। उसका ये रूप निदा ने पहली बार देखा था। गाना ख़त्म हुआ तो निदा ने इत्मीनान का सांस लिया। काफ़ी देर बाद उसने महसूस किया कि सफ़र ख़त्म होने में नहीं आ रहा। शादी हॉल से घर तक की ड्राइव बामुश्किल 15 मिनट की थी और उनको सफ़र करते पौन घंटा हो गया था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? वो बेचैन होकर पूछ बैठी। इत्मीनान रखो, तुम्हें अगवा करके नहीं ले जा रहा, हतीम ने मगन अंदाज में कहा तो निदा चुप हो गई। गाड़ी फार्म हाउस के खुले गेट को क्रॉस करती अंदर दाखिल हुई तो निदा ने हैरान होकर हतीम को देखा जो गाड़ी से नीचे उतर रहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? निदा तेज़ी से अंदर जाते हतीम के पीछे आई और कड़े अंदाज से पूछा। पिकनिक मनाने, वो इत्मीनान से कहकर सिटिंग रूम के सोफे पर बैठा। है? निदा का मुँह ज़रा सा वाह हुआ। हतीम के हाथ में एक शॉपर था जिसमें से उसने एक बड़ा सा केक बरामद किया और सेंटर टेबल पर रखा। आओ अपनी चौथी मैरिज एनिवर्सरी का केक काटे, वो नफीस सी छुरी हाथ में लेकर बोला तो निदा चौंकी। आज 22 मार्च उनकी शादी की तारीख थी। कम ऑन निदा। उसके इसरार पर निदा मकान के अंदाज में उसके करीब बैठ गई। सुर्ख रंग का दिल की शक्ल का केक था जिस पर वाइट कलर से हैप्पी एनिवर्सरी के हरूफ लिखे गए थे। हतीम ने इस हाथ में छुरी दी और अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर केक पर फेरने लगा। हैप्पी एनिवर्सरी निदा एंड हतीम, वो बावाज़ बुलंद गुनगुनाया। फिर एक पीस काट कर उसके मुंह में डाला। निदा ने भीगी हलक से वो पीस अंदर उतारा। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। हतीम ने एक खूबसूरत पैकिंग वाला बॉक्स उसकी गोद में रखा। खोल कर नहीं देखोगी? क्या दिया है? निदा के ठुस अंदाज पर हतीम मायूस हुआ। नहीं, आपने 4 सालों में मुझे नज़रअंदाजी और ख़ुद से दूरी के इतने कीमती तोहफ़े दिए हैं कि अब किसी और तोहफे की तलब ही नहीं है। वो भीगी आवाज़ में बोली तो वो खामोश सा हो गया। इसीलिए तो मैं यहाँ लाया हूँ कि तुम खुलकर अपनी भड़ास मुझ पर निकाल लो। दिल में पालने से ज़ख्म नासूर बन जाते हैं निदा। फिर वो संजीदगी से बोला। नासूर तो बन चुके हैं हतीम। निदा ने सोफे से टेक लगा ली। तुम्हें याद है निदा, फार्म हाउस में गुजरी वो रात जब हम दोनों तन्हा थे? हतीम की बात पर निदा के जहन में वो रात ताज़ा हो गई जिसकी सुबह ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी। उस रात जब तुम यहाँ इस सोफ़े पर मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। हतीम ने याद दिलाया तो उसकी कैफियत अजीब हो गई। कैसे भूल सकती हूँ वो रात? निदा ने आहिस्ता से कहा। बरसात की उस अंधेरी रात में खौफज़दा सी निदा मेरा हाथ थामे मुझसे ही डरती हुई मेरे दिल में उतर गई थी। हतीम ने कहा तो निदा ने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ निदा, वही लम्हे थे जब तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बिना दस्तक दिए अंदर चली आई। तुम मुझसे डर रही थी और मैं अपने जज्बों से। फिर उस रात की सुबह मैंने अपने जज्बात को खुद ही झुठला दिया
और बाद के दिनों में हर बार झुठलाता रहा। मैंने शुरू से अपनी पसंद का एक म्यार मुकर्रर कर रखा था जिसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं थी। तुम किसी तरह इस म्यार पर पूरा नहीं उतरती थी, लेकिन मेरा दिल अचानक ही तुम पर आ गया था। फिर जब बाबा ने हम दोनों की शादी की बात की तो लाख इनकार के बावजूद मेरे अंदर कहीं इकरार मौजूद था, मगर मेरी प्रैक्टिकल सोच मुझे बाज रख रही थी। मैं यकसू होकर अपना गोल हासिल करना चाहता था। तभी पहली रात तुम्हें साफ साफ जता दिया और तुम्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता दी, लेकिन तुमने तो मेरी तवक्को से ज़्यादा रिएक्ट किया। तुम थोड़ा नरम रहती तो शायद मेरा दिल मुझे हरा कर तुम्हें अपनाने पर मजबूर कर देता। वो थोड़ा देर खामोश हुआ। यानी ये मेरी गलती है। आपकी बातें सुनने के बाद मैं आपके कदमों में गिर जाती कि खुदारा मुझे अपना लो हतीम। तब आप मुझ पर एहसान करके मुझे चंद घड़ियाँ कुर्बत की अनायत कर देते। निदा तेवरियाँ चढ़ाकर बोली तो हतीम बेख्तियार हंसा। बहुत तेज़ हो निदा, बस शक्ल से मासूम नज़र आती हो। खैर फिर मैं बाहर चला गया तो पढ़ाई में संजीदगी से मनहमिक हो गया। घर वालों से बात हो जाती थी, तुमसे रब्ता नहीं था, मगर मैंने तुम्हें याद बहुत किया है निदा। इस पर मेरे अल्लाह की गवाही काफ़ी। मैं तुम्हें जताना नहीं चाहता, बस बता रहा हूँ। फिर जब मेरी वापसी का इसरार बढ़ा तो मेरे इनकार पर सब ने मेरा बाइकआउट कर दिया। मुझे अपनी डिग्री मुकम्मल करनी थी, सबके इल्म में था, फिर भी खफा हो गए तो मैंने तुम्हें कॉल मिलाई। तुम्हारी आवाज़ सुनकर एक बार फिर दिल बेख्तियार होने लगा। मुझे तुमसे बात करने का बहाना मिल गया। फिर तुम्हें देखने की चाह इतनी बड़ी कि वीडियो कॉल मिलाई। तुम्हारी सूरत देखकर सैराबी सी महसूस की, मगर तुम बहुत जालिम हो। मेरी कॉल उठाती नहीं थी। मेरा शौक़ दीदार सर पटक कर रह जाता और तुम सुकून से रही। आज हतीम बहुत खुलकर एतराफ़ात कर रहा था। अब तुम समझ रही हो, मैं तुम्हारी सो कॉल जहानत से मुतासिर होकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ, तो अपने छोटे से दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो। मेरे दिल ने 4 साल पहले इसी फार्म हाउस के इसी सोफ़े पर बराजमान एक डरपोक और बोंगी सी लड़की को अपना आप सौंपा था, किसी उभरती हुई मशहूर ड्रामा राइटर को नहीं। हतीम ने निदा के सर पर चपत मारी तो वह जैसे हल्की फुल्की होकर मुस्कुराई। हतीम की बातों ने सारे गिले शिकवे हवा में तहलील कर दिए थे। हाँ, मगर कुदरत ने यह बात मुझे समझा दी कि फील्ड कोई भी हो, जहानत अपना आप मनवा लेती है। उसने निदा को सताइशी अंदाज में देखा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ पागल लड़की। मेरी तरफ से तुम्हारी जितनी दिल आज़ारियाँ हुई हैं उन सब पर माफ़ी का तलबगार हूँ। निदा को खुद से लगाते वो शर्मसार नज़र आया। आपके अतराफ़ात ने मेरे सारे गिले दूर कर दिए हैं हतीम। निदा ने उसके कंधे पर सर रख कर कहा। अगर एक प्रॉब्लम है। फिर वो सीधी हुई। कौन सी प्रॉब्लम? हतीम ने उलझकर उसे देखा। आपकी मौजूदगी में मुझे नींद बहुत आती है। अब मैं लेट नाइट कैसे लिख सकूँगी? वो परेशान सूरत बनाकर पूछने लगी तो हतीम बेख्तियार मुस्कुराया। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें जगाए रखूँगा, वो जोमानी अंदाज में बोला। तो निदा ने न समझी से उसे देखा, फिर उसकी शरारत समझकर एकदम बलश हो गई। हतीम ने मोहब्बत से अपनी हम सफ़र को देखा था। तो ये था आज का नॉवल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे से नॉवल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।